will help you in shaping your own future. So without wasting any time, let us just formally commence our sessions on two SDGs. So hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Daniel Kamal. I am your host for today's sessions and for today's SDGs as well. So this is the CEO and co-founder of Riyadh Resilience and Adaptation. Along with this, I'm also serving my role as Secretary SDGs at the Iraq Association. Today, our session will be on SDG 12, which is responsible consumption and production. Along with this, our session will be further proceeded on SDG 15, that is life on land. As we all know that these two sessions will shape, or you can say will summarize our journey that was on environment either, or you can say or on economic factors. So without wasting any time, we will be commencing our session. Maimuna, could you please share the screen? Thank you so much, Maimuna, for sharing the screen. Moreover, Maimuna, I think so that you should also drop a text in that community box कि हमारे जो सेशंस है SDG 12 और SDG 15 के ऊपर वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो काइंडली ज्वाइन कर ले जिन्होंने ज्वाइन करना है. सो आज का जो सेशन है दैट इज ऑन फर्स्ट SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. नाम से बता रहा है किस तरीके से अगर हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी अचीव करनी है तो आइदर हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या आप कह लो जो चीज़ें हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वाली प्रैक्टिसेस हम लोग उनको सस्टेनेबल बनाएं, हम लोग उनको इनोवेटिव बनाएं, और साथ साथ जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं आइदर वो कोई भी हो, फूड प्रोडक्ट हो फॉर एग्जांपल, चाहे वो कोई हमारे डेली मटेरियल्स की चीज़ें हो, और जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा जो बिहेवियर है, हम लोगों को उसको भी चेंज करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट बेसिकली SDG 12 इज अबाउट, responsible consumption and production. Next slide, Mamuna, please. अच्छा, so जो आज की है आप कह लो SDG, that is SDG आप कह लो 12, और UN के रिगार्डिंग SDG 12 समराइज वैसे जो करता है, it summarizes SDG 10, SDG 8, SDG 9 and SDG 11. समराइज किस तरीके से एट दी एंड ये आपको वैसे ये बता देता है कि सस्टेनेबिलिटी को अटेन करने के लिए इन एसडीजीज के साथ आपको कंजम्पशन और आपकी जो प्रोडक्शन है उसको किस तरीके से हैंडल करना है या उसको किस तरीके से आप आगे देखेंगे फर्दर ऑन. नेक्स्ट स्लाइड में प्लीज. अच्छा, सो अब हम बढ़ते हैं पहले पहली बात की तरफ, दैट इज व्हाट इज SDG 12. So basically, SDG 12 indicates us to ensure sustainable consumption and production patterns. इसका मतलब ये है कि हमारा जो SDG 12 है, that वो हमें इस बात की यकीन दहानी दिलाएगा कि किस तरीके से हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी को अटेन करने के लिए सस्टेनेबिलिटी के तौर तरीके से जो हमारे पास हमारे सस्टेनेबिलिटी के कोर वैल्यूज है, एनवायरमेंटली, सोशली एंड इकोनॉमिकली, उन फैक्टर्स को अटेन करते हुए हमें हमारी कंजम्पशन करनी है, और साथ साथ हमारे जो प्रोडक्शन पैटर्न्स हैं हम लोगों को हमारे प्रोडक्शन पैटर्न्स का भी ध्यान रखना है कि आइदर आर वी गोइंग टुवर्ड्स द वेस्टेज रिसोर्स और प्रोडक्ट, और आइदर आर वी गोइंग टुवर्ड्स द यूसेज ऑफ दैट रिसोर्स और प्रोडक्ट efficiently and effectively in a more respectable manner.
कि किस तरीके से हमारे जो हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह का यूजेज कर रहे हैं, या हमारे जो प्रोडक्ट्स वगैरह का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम लोग उस जो हमारा प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, तो ड्यूरिंग द होल प्रोसेस क्या हम लोग उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, या आप कह लो जो हमारे इनिशियल मटेरियल्स हैं, आप लोग उनको भारी मिकदार के अंदर वेस्ट कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं, या एक तरीके से हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर एक तरीके से मखसूस जराए के अंदर हम लोग रहते हुए हम वही प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक खास स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करके, जिससे हमारे पास हमारा वक्त भी बच रहा है, हमारी मनी भी बच रही है, हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा हो रहा है, और हमारी जो कोर बिलीफ होते हैं रिगार्डिंग और सोशल फैक्टर्स के, एक तरीके से हम लोग डिसेंट वर्क कर रहे हैं, वो भी अटेन हो रहा है हमारे पास। सो दैट इज बेसिकली एसडीजी 12 ऑल अबाउट, समराइज कर दिया मैंने एक तरीके से। और मजीद अगर मैं इसके अंदर बात करूँ एसडीजी 12 की, तो एसडीजी 12 के अंदर इट इज अ की टू सस्टेन द लाइवलीहुड्स ऑफ करंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। अभी ये लाइन आगे आएगी, लेकिन मैंने कहा आपको मैं पहले ही बता दूं कि इसका क्या मतलब है। सिकंदर, कुड यू प्लीज स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन? एक्चुअली जो इससे जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सही तरीके से नहीं देख पा रहे। बोला इसका, थैंक यू सो मच। अच्छा, मजीद अगर हम लोग आगे बढ़े इसी चीज को देखते हुए, या इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, तो उसके आगे क्या है, या उसके आप कह लो कि फर्दर ऑन हम लोगों को किस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है, या किस चीज को हम लोगों को देखना पड़ रहा है। सो दैट इज changes in consumption and production patterns can help to promote the decoupling of economic growth and human well-being from resource use and environmental pattern। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे जो कंजम्पशन पैटर्न है वो मतलब कि फूड वेस्टेज या किसी प्रोडक्ट वेस्टेज को छोड़कर रिलायबल उसके यूज की तरफ आए, एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, हमारे जो प्रोडक्शन पैटर्न्स है लाइक टू वेस्ट द इनिशियल मटेरियल्स, या टू वेस्ट द रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल्स। मेमुना, आप काइंडली स्क्रीन को दोबारा से शेयर कीजिए। आई थिंक सो कि लोगों का ये आ रहा है कि इज विजिबल साइट साइट विजिबल नहीं हो रही। एंड लेट मी जॉइन वंस अगेन। आई थिंक सो मेरे पास भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट।
Yes, Maimuna, I'm right here. Thank you so much once again. अच्छा, so I am hoping everyone कि अब आपको स्लाइड्स वगैरह विजिबल हो, और अगर नहीं हो तो प्लीज काइंडली जस्ट नो। जो इस लाइन का मतलब था वो ये था कि किस तरीके से हमारे जो प्रोडक्ट पैटर्न्स के अंदर जो शिफ्ट आई है हमारी प्रोडक्शन के अंदर, और हमारे जो कंजम्पशन पैटर्न्स या फिर जो हमारा कंजम्पशन बिहेवियर चेंज हुआ है, इट इज बेसिकली हेल्पिंग कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही थी पहले, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे, हमारा जो सोसाइटी अफेक्टेड में हमारा जो सोशल बिहेवियर था दैट वाज मोर स्ट्रेसफुल, उसको वो खत्म करने के अंदर it this SDG is promoting, yeah, this SDG is ensuring a significant progress। साथ ही साथ हमारा जो ह्यूमन वेलबींग है, इट इज ऑल्सो बीइंग बूस्टेड अप। इसके अंदर जो हमारे पास हमारा इसके अंदर मेंटल बिहेवियर था, या हमारे जो पहले मेंटल हेल्थ, दैट इज बेसिकली अ मेजर की फैक्टर जो इम्प्रूव हो रहा है हमारी ह्यूमन वेलबींग के अंदर, क्योंकि हम लोग रिसोर्स को प्रॉपरली मैनर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारा जो एक तरीके से फुटप्रिंट है, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट, वो भी कम से कम हो रहा है। हमारा जो इम्पैक्ट पहुंच रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, वो भी कम से कम हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में प्लीज। अच्छा, सो दिस वाज द लाइन जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। बेसिकली क्या मैं कह रहा था वो कि SDG 12 इज अ की टू सस्टेन द लाइवलीहुड्स ऑफ करंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। हमारी जो हालिया जनरेशन है, या हालिया पीढ़ियां हैं, और जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको प्रॉपरली एक तरीके से उनका जो रहन सहन है या उनको जो गुजर बसर है उसको सस्टेन करने के लिए SDG 12 इज प्लेइंग वन ऑफ द मेजर की रूल्स। इसका किस तरीके से हम उसको कह सकते हैं, इसका ये है कि एक तो हम लोगों को पता है कि हमारा जो प्लेनेट है या हमारी जो जमीन है, इट इज बेसिकली रनिंग आउट ऑफ रिसोर्सेज, और हमारी जो पॉपुलेशन है ओवरऑल, राइट नाउ इट हैज एक्सीडेड मोर देन 8 बिलियन पीपल, और इट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। ये रुक नहीं रही, ये रुकने का नाम ही ले रही, ना ही हम इसको कम करते जा रहे हैं, ना इसको हम लोग कम करने पे ध्यान दे रहे हैं। ऑब्वियसली वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू पॉलिसीज कि हम लोग अपनी पॉपुलेशन को लिमिटाइज करें या मिनिमाइज करें, बट at our current level, we cannot basically minimize our population on a bigger level। अच्छा, और वो यूएन के मुताबिक यूएन ये कहता है कि अगर 2050 तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो रीच करती है 9.8 बिलियन पीपल, अगर मैं इसको उर्दू में कहूँ तो इट इज 9.8 खरब लोगों तक अगर हम लोग एक्सीड कर लेते हैं, तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे हमारे करंट हालिया लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए, या हमारे करंट लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए उस दौर के अंदर, तो वो तकरीबन 3 टाइम्स होगा जो करंट हम लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी जमीन के। इसका मतलब ये था कि आप ये लगा लो कि 2050 तक हमारी जो करंट लाइफस्टाइल है, अगर हम लोग उसको अटेन करना चाहें बाय 2050, सो वी विल बी रिक्वायरिंग 3 टाइम्स द रिसोर्सेज ऑफ और टोटल अर्थ। मैं टोटल अर्थ की बात कर रहा हूँ, अभी भी हमारे पास ऐसे कुछ बहुत सारी अर्थ की जगह जगह हैं जिनको हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग, या हम लोगों को स्टिल उन जगहों का नहीं पता। और 2050 तक हम 3 प्लैनेट्स की बात करें, 3 अर्थ की बात करें, सो प्लीज डू फोकस ऑन दिस थिंग। अच्छा, हम लोगों को ये पता है कि हम लोगों को अपनी कंजम्पशन हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो हमारी एनर्जी सप्लाईज है, एनर्जी सप्लाई से यही मुराद है कि राइट नाउ वी आर कंज्यूमिंग, और एनर्जी या हम लोग जो हमारी एनर्जी की कोर्स है वो हम लोग फॉसिल फ्यूल से ले रहे हैं, कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस। हम लोगों को हमारी एनर्जी सप्लाईज को चेंज करना पड़ेगा टू अ मोर सस्टेनेबल वे, टू अ मोर सस्टेनेबल रिसोर्स। और ये मेरे नज़दीक कंजम्पशन लेवल को रिड्यूस करने का बेहतरीन तरीका है, और इट इज एक्चुअली वन ऑफ द मेजर चेंजेस इन आवर ह्यूमन बिहेवियर कि किस तरीके से वी आर एक्चुअली शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स यूजेज टू मोर रिलायबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। उसके बाद आप कह लो, यस बुशरा, यू हैव रेज्ड योर हैंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
दानिल भाई, मैं ये देख रही हूँ लाइक ये काफ़ी चीज़ों से रिलेट कर रहा है, तो काइंडली बस आप शुरू में ही एक चीज़ बता सकते हैं कि ये मेनली किन किन एसडीजीज के साथ रिलेट कर रहा है, ताकि उनके बारे में लाइक उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जा सके। बस ये चीज़ आप क्लियर कर दें, बाकी जो है वो इसको साथ साथ लेके चलते हैं। थैंक यू बुशरा फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अच्छा, सो अगर मैंने शुरुआत में वैसे बता दिया था कि अगर हम इन्वायरमेंट के एतबार से देखें, सो मेनली इट विल बी लिंकिंग विद एसडीजी 13 और साइड बाय साइड एसडीजी 14 और 15। ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक के एतबार से देखें या हमारी मैशत इकोनॉमिक ग्रोथ के एतबार से देखें, सो बेसिकली इट विल बी लिंकिंग एसडीजी 8, एसडीजी 9, एसडीजी 10 एंड एसडीजी 11। सो बेसिकली राइट नाउ हम लोग सस्टेनेबिलिटी को देखने के लिए और हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए इन्वायरमेंट को हम लोग थोड़ा सा भी साइड में, एसडीजी 12 विल बी कवरिंग एसडीजी 8 या लिंकिंग एसडीजी 8, 9, 10 एंड 11। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ चुका हो। जी, थैंक यू सो मच। नो वरीज, थैंक सो मच। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट जो है ना, सेकंड पॉइंट आप कह लो कि एसडीजी 12 इज प्रमोटिंग रिसोर्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, providing access to basic services, green and decent jobs, and better equality of lives for all। ये स्टेटमेंट आपको मोस्टली जगहों पे मिलेगी, चाहे आप कहीं पे भी पढ़ने जाएं, चाहे आप यूएन की वेबसाइट पे देखिए, चाहे आप किसी और वेबसाइट पे देखिए। सो बेसिकली ये स्टेटमेंट ये कहती है कि एसडीजी 12 आपको रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल सिखाएगा और एनर्जी शिफ्ट को समझने में बेहतरीन किरदार अदा करेगा। आपके बाद जो आपका एसडीजी 11 था, बल्कि सॉरी एसडीजी 9 था, इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बनाने के लिए भी आपको रिसोर्सेज का या रॉ मटेरियल्स का सस्टेनेबिलिटी के थ्रू यूजेज करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। ठीक है। तो उसके अंदर भी ये किरदार अदा करेगा। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज जब आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रही होगी ये, तो इन अ सेंस इट विल ऑल्सो बी इरेडिकेटिंग, एक एसडीजी को ये खत्म करेगा। प्लीज चैट बॉक्स में बता दो कि वो एसडीजी कौन सा होगा। बहुत आसान सा है, इट विल बी कंप्लीटली इरेडिकेटिंग वन। आई बी वेटिंग, जस्ट टेक अ मिनट और टू। थैंक यू मिस जुनैरा, यू आर कंप्लीटली राइट। जब हमारे पास बेसिक रिसोर्स, बेसिक सर्विसेज की एक्सेस होगी, तो इट विल बी इरेडिकेटिंग नो, जो पॉवर्टी है, जो हमारी गुर्बत का मसला है, तो ये प्रॉपरली इस चीज़ को खत्म करेगा। हमारे पास ग्रीन एंड डिसेंट जॉब्स आएगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास एसडीजी 10 का मसला था कि इनइक्वालिटीज आ रही हैं, वो इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएंगी और एसडीजी 10 हमारे पास अटेन होगा। साथ ही साथ एसडीजी 5 के ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे, जो कि था जेंडर इक्वलिटी की तरफ, कि मेरिट बेस्ड जॉब्स आएंगी और इसके अंदर किसी को कोटा जो सिस्टम होगा वो कम होगा। एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल। बेटर क्वालिटी के अंदर अगर आप देखोगे या उसको मजीद देखो, तो इट विल बी लिंकिंग ऑन टू मोर एसडीजी, एसडीजी 2 और एसडीजी 3 के। एसडीजी 2 में था जीरो हंगर। जीरो हंगर को अटेन करने के लिए इट विल बी प्लेइंग अ रोल कि हम लोग रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और मोर इन अ मोर प्रोडक्टिव मैनर यूज कर रहे हैं। और एसडीजी 3, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे पास तब आएगी जब हमारे पास जो हमारा वेलबींग है, दैट इज बेसिकली साउंड and working completely accurate। Mamuna, कोई you please hide your screen just for a while। थैंक यू सो मच मेमोना। मेमोना काइंडली आप नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अच्छा, सो दिस वाज वन ऑफ द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू यूएन के, यूएन के अकॉर्डिंग या यूएन के रिगार्डिंग अगर आप एसटीजी 12 की बात करते हो, तो एसटीजी 12 क्या कहता है? मिस अनुषा, योर माइक। थैंक यू सो मच। अच्छा,
So, according to United Nations, sustainable consumption and production will maximize the socio-economic benefits of resource use while reducing the downsides as part of long-term global pandemic recovery measures. थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, नो वरीज अनुष्का, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, इसको अब आप कह लो डीप डाइव करते हैं इसकी डीपीएम के अंदर। यूएन ये कहता है कि अगर हम लोग सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन करें, मतलब कि SDG 12 के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दे रही हो प्रॉपरली, तो एक तरीके से जो हमारी यूज है वो बेहतर होगी। बेहतर होने के साथ साथ जो हमारे सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, डिसेंट जॉब्स आती है, उसके साथ आप कह लो बेटर लाइफस्टाइल आता है, वो इम्प्रूव होगा। वेल दीज आर बेसिकली इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और अब सोशल बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं। सोशल बेनिफिट्स में बेसिकली इट कुड बी योर हेल्थ, इट कुड बी जेंडर इक्वलिटी, इट कुड बी जो इनइक्वालिटी आ रही होती है इन सॉर्ट ऑफ रिसोर्स को लेने के अंदर, वो भी कम से कम हो रही हो। ये उस चीज को मैक्सिमाइज करेगा, उस चीज की बढ़ोतरी देगा कि हमारे पास जो ये चीजें पहले प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी वो कम से कम होती चली जाएगी। अब जो दूसरा पार्ट है, अच्छा अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट के अंदर वो ये कह रहे हैं कि while reducing the downsides as part of a long term pandemic recovery measures। जब पेंडेमिक आया था, तो पेंडेमिक के बाद जब हम लोग दोबारा से शिफ्ट कर रहे थे टुवर्ड्स फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, तब हमारे पास बहुत सारी मुश्किलात हुई थी कि हमारे पास जॉब्स वगैरह नहीं थी। हमारा जो लाइफस्टाइल था दैट वाजंट रेडी फॉर फिजिकल वर्क, कि हम लोग प्रॉपरली एक तरीके से ऑनलाइन वर्क का ध्यान, ऑनलाइन वर्क की तरफ रुझान चला गया था। हम लोग ऑनलाइन वर्क के आदी हो गए थे। और एक तरीके से जो आप कह लो आपकी बॉडी थी दैट वाज आल्सो नॉट एबल कि किस तरीके से आप दोबारा सोसाइटी के साथ मिलोगे। ये एक तरीके से मैं आपको नॉट दैट अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास की मैं मेंटेलिटी बता रहा हूँ। ये एक तरीके से एक लोअर मिडिल क्लास या एक तरीके से जो आपके गुरबा थे, ठीक है, ये उनकी थोड़ी सी मेंटेलिटी थी कि हाउ दे विल बी एबल टू कूप अप विद सोसाइटी। ये उन चीजों को कम करने के लिए SDG 12 काम कर रहा था और काम कर रहा है अभी भी, क्योंकि रिकवरी जो है हमारी आफ्टर द होल पेंडेमिक, जो हम लोग 2019 से पहले पहले की स्टेट में थे, दैट इज स्टिल ऑन अ बिगर लीश। उसको अटेन करने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए जो हमारी प्रोग्रेस थी, इट विल टेक स्टिल 2 or 3 years मोर। नेक्स्ट स्लाइड है प्लीज। अच्छा, वही सवाल आ जाते हैं जिस तरीके से हम लोग पहले SDGs के अंदर पढ़ रहे थे। अकॉर्डिंग टू यू, आप लोगों के अकॉर्डिंग, वाई डू वी नीड टू चेंज द वे वी कंज्यूम। हम लोगों को हमारे जो कंजम्पशन का तरीका है, या एक तरीके से हम लोग कोई भी चीज वगैरह जो वो आप कह लो बना रहे होते हैं या एक तरीके से कंज्यूम कर रहे होते हैं, हम लोगों को हमारा तरीका क्यों चेंज करना चाहिए, और बट एग्जैक्टली नीड्स टू बी चेंज। उस चीज के अंदर भी हम लोगों को क्या चीज मेजरली चेंज करनी चाहिए। आइदर इट कुड बी योर फूड पैटर्न, आइदर इट कुड बी योर लाइफस्टाइल, आइदर इट कुड बी योर बिहेवियर। यूनिकनेस आनी चाहिए, इनोवेशंस बहुत सारी है। आई वुड लव टू कह लो सी योर व्यूज इन द चैट बॉक्स। मोर ओवर आई वुड लव टू नो कि आप लोग क्या सोचते हो। फील फ्री टू रेज योर हैंड एंड ओपन योर माइक। थैंक यू सो मच मिस महानूर। मिस महानूर के अलावा अगर कोई बताना चाहे तो प्लीज, यू ऑल आर एनकरेज्ड। गाइस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, प्लीज।
Yes, Ms. Umar, the floor is over to you. Yes, Ms. Butra, would you like to share something? Nuzla, you raised your hand. सॉरी सर, मैं माइक अनम्यूट करना भूल गई थी, मैं बोलने शुरू हो गई थी। No worries. रिसोर्सेज रिसोर्सेज हमेशा एक ना लिमिटेड अमाउंट में होती हैं, और जब उन्हें ज़्यादा स्पीड से यूज़ किया जाए तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी। और चेंज इसलिए ये हमें कंजम्पशन को देखना पड़ेगा और व्हाट नीड्स टू चेंज। चेंज हम हमेशा ना, आजकल एक बहुत टर्म आई हुई है, ओवर कंजम्पशन। तो ओवर कंजम्पशन ये कि हम फजूल में एक्स्ट्रा चीज़ें अपने पास रख लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीद लेते हैं, एक्स्ट्रा खा लेते हैं। मतलब हमारे पास बैग्स, कपड़े, स्किन केयर, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है। तो हम लोग इन चीज़ों को भी अब अगर कम ख़रीदें तो हम एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। Thank you so much, Ms. Nuzla. Or apart from this, if anyone would like to tell us, he or she can please open or raise your hand. Yes, Ms. Bushra. बेसिकली इंटरनेट के इशू की वजह से मैं आपको क्वेश्चन तो नहीं सुन पाई, लेकिन आई थिंक सो यही क्वेश्चंस जो स्लाइड पे शो हो रहे हैं इन्हीं का आंसर करना है ना। Yes, Bushra, इन्हीं का आंसर करना। तो इसमें अगर हम लाइक ये पहले क्वेश्चन की बात करें जो कि व्हाई डू वी नीड टू चेंज द वे वी कंज्यूम, तो ये लाइक सबसे पहले तो देखा जाए तो SDG 12 में जो हम प्रॉब्लम जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम उनको हल करने का एक तरीका है अगर हम अपनी जो है वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। इसमें अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम बात कर लें थोड़ी सी, तो उसमें 3 Rs को फॉलो कर लिया जाए, ठीक है। इसके अलावा अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सस्टेनेबल बना लें, हम लाइक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, जैसा कि ये रिसेंटली वो UL के एक लड़के ने, मुदस्सिर ने, वो पेंसिल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई। हालांकि देखें हम वो पेंसिल्स तो अमूमन भी तो इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन उन्होंने वो इको फ्रेंडली पेंसिल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जो कि काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है। इसके अलावा जो है लोकल चीज़ें, सीजनल और कह लें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है ना इनका इस्तेमाल में लाएं। और जबकि ये प्लास्टिक वाली चीज़ें कह लें, इन ये जो चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को के लिए हार्मफुल हैं इनके यूज़ को अवॉइड कर लिया जाए। और एनर्जी और वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं, चूँकि आपने बताया कि ये बाकी SDGs से भी रिलेट करता है। ऑब्वियसली हर चीज़ में इसका रोल है, तो उसमें हम एनर्जी की कंजम्पशन और उसको भी देख सकते हैं और वाटर को भी देख सकते हैं। इससे ये दोनों SDGs के प्रॉब्लम्स को भी हल करने में कह लें एक फ़ायदा हो सकता है। तो इसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट, मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अपने जो हमारे जो इकोनॉमी मॉडल्स हैं, ठीक है, उनको इस तरह का बनाया जाए कि वो इको फ्रेंडली हों, वो सस्टेनेबल हों, वो लाइक उसके अंदर हम ऐसी प्रोडक्ट्स और ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि इस पे पूरा उतरती हैं। उसमें भी हम अगेन कह लें ये 3 Rs को यूज़ कर सकते हैं जो कि एक सस्टेनेबिलिटी के में आ जाता है। अपनी सप्लाई चेन जो है मैनेजमेंट जो है लाइक उसमें आ जाती है, उसको सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। मोर ओवर एंड पे ये कहना चाहूँगी कि अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो इको फ्रेंडली हो सकती हैं और रीन्यूएबल एनर्जी को जो है ना उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और इसके अलावा वेस्ट और एमिशंस जो है उनको रिड्यूस करें, ये इंडस्ट्री वालों के लिए जो है
मतलब कि ये हल है। और ये इन सारी चीज़ों को कह लें इम्प्लीमेंट कराने से इंडिविजुअल्स न सिर्फ इंडिविजुअल्स, बिजनेस वाले और गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाले जो हैं वो इसके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये चीज़ें हो सकती हैं इसमें। Thank you, Ms. Bushra. Yes, Ms. Sadia, you have raised your hand. Assalamualaikum. Sir, I would like to add about the little things that we can do. For example, plastic waste an issue is a true issue. So we can replace the plastic wrappers with cloth wrappers, like most of the brands are offering. It is possible to wash them and reuse them in our routine practices. Other than that, we can control our carbon footprint because it is what we are consuming, and we are automatically increasing the carbon footprint, that is production, which is not positive. So we need to think over this, okay, whatever we are doing, it should be eco-friendly. Like we should have more plants at home to increase the oxygen level and reduce the carbon footprint. Other than that, we can do little practices about leftover, like if we have huge amount of food at our table, we should not waste it. If we are not reusing it, then we can give the leftover to some other person, because maybe they are needing it, and it can be in a proper consumption and production pattern. Thank you. Thank you so much, Ms. Sadia. Does anyone more would like to add? Yes, Ms. Naila, would you like to add something? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाह रही थी कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड टू चेंज द वे वी कंज्यूम। तो इसका मुझे लगता है कि मेन रीज़न है हमने सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना है, ताकि हमारे जो आने वाले फ्यूचर जनरेशन है, वो भी जो रिसोर्सेज़ हम अभी यूज़ कर रहे हैं, वो उनको भी जो है वो रिसोर्सेज़ अवेल हो, वो भी उन रिसोर्सेज़ को अच्छे से यूज़ कर सकें। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो अगर मैं वाटर की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो इस्लामाबाद में अगर हम देखा जाए तो 1960 से अब तक देखें तो वाटर टेबल हमारे पास बहुत जो है वो डाउन चला गया है। और जो इस्लामाबाद की एक जो नाला नई है, आई थिंक वो पहले साफ़ पानी था, लोगों ने जो है वो उसमें कचरे फेंक के उस पानी को भी ख़राब कर दिए। तो अगर हम हमारी कंज़म्पशन जो हम जो है वो ऐसे मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं जो कि एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, इसके कंपेयर में अगर हम ऐसे चीज़ें यूज़ करें जो कि इको फ्रेंडली हों, तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर हम रिसोर्सेज़ को जो है वो एफिशिएंटली हम कंज़्यूम करेंगे, तो वो हमारे पास फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। ये मैं ऐड करना चाह रही थी। Thank you so much, Ms. Naila. And yes, Mr. Asif, अस्सलाम वालेकुम। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान में देखा जाता है कि पानी जो साफ पानी है जो बहुत कम है दुनिया में, उसको काफ़ी वेस्ट किया जाता है। जैसे अगर कोई कार वॉश वगैरह के वो पेट्रोल पंप्स के पास होते हैं, तो वो भी यूज़ कर रहे हैं फ्रेश वाटर को। बजाय इसके कि हम इसको कंजर्व करें या इसके बारे में सोचें, हम काफ़ी इस तरह ही वेस्ट वेस्ट कर रहे हैं इस वाटर को। बजाय इसके कि हम सोल्टी वाटर से या दूसरे वाटर वगैरह से जो भी पीने के काबिल नहीं है, उससे भी हम कार वॉश कर सकते हैं, दूसरे काम वगैरह जो कर सकते हैं। तो मैंने ये ऐड करना था कि फ्रेश वाटर को हम जितना हो सके प्रॉपरली कंज्यूम करें, ताकि जिस तरह पाकिस्तान में वाटर टेबल नीचे जाई जा रहा है, तो आगे काफ़ी हमें मुश्किलात हो सकती हैं। thank you so much, Mr. Asif, और thank you so much, Ms. Anusha, Ms. Uma. Yes, Ms. Sidra. अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहना था कि हमारे यहाँ वाटर टेबल क्यों इस वजह से ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है कि एक तो हमारा कंजम्पशन पैटर्न बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक है, और दूसरी बात कि हमारी इनफिल्ट्रेशन रेट बहुत कम हो गई है, क्योंकि हर जगह पे पेव्ड एरियाज़ हो गए हैं। हमने मतलब ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया और पेवमेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी, जिसकी वजह से वाटर इनफिल्ट्रेशन या वाटर कैपिलरी एक्शन बहुत कम हो गया। तो हमें ऐसा चाहिए कि जहाँ पर अगर हम पेवमेंट कर भी रहे हैं, तो हम ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग वेल्स लाजमी इंस्टॉल करें, ताकि कुछ ना कुछ वाटर ज़मीन में रिचार्ज होता रहे। Thank you so much, Ms. Sidra, और thank you so much everyone जिन्होंने चैट बॉक्स में टाइप किया है, and I am really loving your answers. I think so कि मेरा इसके क्वेश्चंस के अंदर कंट्रीब्यूशन
ज़्यादा दरकार नहीं होगी, एज आपको सब मेरे से ज़्यादा पता है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं मजीद। नमूना, कुड यू प्लीज गो टू नेक्स्ट स्लाइड? थैंक यू। अच्छा, सो देयर अराइजेस अ क्वेश्चन के किस तरीके से मैं अगर कोई बिजनेस लॉन्च कर रहा हूँ, या मैं अगर कोई बिजनेस लॉन्च कर रही हूँ, तो हाउ दैट बिजनेस विल बी हेल्पिंग in order to achieve SDG 12 for a nation, along with this for a community as well. ये बिजनेस के इंटरेस्ट पे डिपेंड होगा मोस्टली, कि किस तरीके से वो न्यू सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे जो सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को अटेन करेगा और उसे अचीव करेगा। अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए उन एक ज़्यादा अच्छी, आप कह लो, इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या एक सर्विस को आप कह लो निभाने के लिए जो इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट होंगे एट द एंड, आफ्टर यू हैव अचीव, आफ्टर यू हैव बिल्ट दैट प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद क्या क्या असरात पड़ेंगे इन्वायरमेंट और सोशल, अगर उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग होगी और किस तरीके से वो हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करेगा अगर हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होंगे या हमारे सर्विस को यूज़ कर रहे होंगे, देन आफ्टर ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग इट विल हेल्प अस कि किस तरीके से हम अपनी हम एज अ बिजनेस उस एसडीजी को, जो एसडीजी 12 है, उससे अचीव कर सकते हैं। और इसके लिए हमें स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक और असेसमेंट प्लान्स, और असेसमेंट प्लान्स जब हमारे पास बनते हैं देन इट रियली हेल्प्स अ बिजनेस कि किस तरीके से वो अचीव कर सकता है इन एसडीजीज को, या पार्टिकुलर करूँ तो एसडीजी 12 को। और इसके अंदर भी बेसिकली आप कह लो कि हमारे बिजनेस के अंदर अगर हमारे पास इनोवेशन होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगी, डिज़ाइन के सॉल्यूशंस होंगे। डिज़ाइन सॉल्यूशन से मुराद ये है कि आइदर यू आर इनकॉर्पोरेटिंग मोर, या आप कह लो एंड इनोवेटिव एंड न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल से मुराद होता है कि सिंपल येट इफेक्टिव मॉडल, ठीक है। तो इट विल इनेबल, और साथ साथ ये जो आपकी कंपनी के अंदर काम करने वाले आपके लोग हैं उनको भी इंस्पायर करेगा कि आप सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अचीव करो। आपके जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर या सोशल जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं आप कम से कम करो। और साथ ही साथ इट विल ऑल्सो फोकस ऑन योर वेलबींग, दैट विल बी कवरिंग द एसडीजी 3, ठीक है। सो दिस इज हाउ you or I can play a role as a business. अच्छा, तो नमूना, could you please go to next slide? अच्छा, पहला पहला आ गया था बिजनेस की बात। बिजनेस की बात की है हमने इन सेंस ऑफ प्रोडक्शन। अब आती है हमारी एज अ कंज्यूमर की बात, या किस तरीके से अ कंज्यूमर कैन हेल्प टू अचीव और अटेन एसडीजी 12 फॉर अ नेशन एंड फॉर अ कम्युनिटी एज वेल। दो तरीके हैं कंज्यूमर को सस्टेनेबल तौर से कंज्यूम करने के लिए। एक तो वो अपने वेस्ट को रिड्यूस करे, साथ ही साथ वो कौन सा सूटेबल ऑप्शन है, या एक तरीके से जो वो बाय वगैरह कर रहा होता है उससे देखे कि आइदर दैट प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ, ये कल को कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, या इस प्रोडक्ट की जो यूटिलाइजेशन है, हाउ विल इट बी अफेक्टिंग और इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो और सोसाइटी एज वेल। इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि आप इस चीज़ को यकीनी बनाओ कि आप अपना फूड जो है उसे फेंकोगे नहीं, या आप उस तरीके से कह लो कि उसको वेस्ट नहीं करोगे। आप जो प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हो आप वो कम से कम करो, क्योंकि एट दी एंड फूड वेस्टेज या जो प्लास्टिक कंजम्पशन होती है इट ऑल गोज टू ओशंस, और ये एक तरीके से मेन पॉल्यूटेड है। और हम लोगों ने कल पढ़ा था एसडीजी 14 के अंदर, जो मिस आयजा पढ़ा रही थी आपको, कि हाउ प्लास्टिक पोल्यूशन या एक तरीके से अल्टरनेटिवली फूड वेस्टेज is are playing one of the major key roles in driving oceanic pollution या oceanic acidification। और क्या हम लोग कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो इंश्योर कि हम लोग रीयूजेबल बैग का इस्तेमाल करें। हम लोग प्लास्टिक के जो स्ट्रॉ होते हैं जो वन टाइम होते हैं, या इसको मैं मजीद इस तरीके से कहूँ कि हम लोग जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं हम लोग उनसे प्रॉपरली किनारा कशी इख्तियार कर लें। वी शुड बी रिफ्यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स। अलॉन्ग विद दिस वी शुड बी कैरिंग प्लास्टिक बॉटल्स जो रिसाइकलेबल है,
ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो प्लास्टिक कंजम्पशन हो रही होती है आपकी, आपको कम से कम कर सके। अगर हम लोग प्रॉपरली इन्फॉर्म परचेजेस करेंगे, इन्फॉर्म परचेज से मुराद ये है कि आप लोगों को पता हो कि यार कौन सी चीज मेरे लिए ज्यादा सुटेबल है, कौन सी चीज मेरे लिए ज्यादा लॉन्ग टाइम इफेक्ट रखती है। लॉन्ग टाइम इफेक्ट से मुराद है कि मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियरी है इन अ लॉन्गर, दैट विल बी हेल्पिंग ऑल्सो। यहाँ एक तरीके से आप ये कह लो कि आप अपने सस्टेनेबल लोकल सोर्सेज का इस्तेमाल करो rather than going to more luxurious, या एक तरीके से more towards those resources जो at the end longer run के अंदर environment के लिए भी खतरनाक है। और businesses को चाहिए on the other hand कि वो भी sustainable practices को adopt करें, ताकि जो pressure build हो रहा होता है उस pressure को हम लोग कम से कम कर सकें। Mona, could you please go to next slide? अच्छा, so this is a model जिसके अंदर हम लोगों को तीन चीजें देखनी पड़ती है। किस तरीके से, if there is a consumer, how his behavior is going to be sustainable, along with this कि किस तरीके से उस sustainable consumer behavior के अंदर हम लोग दो चीजों को incorporate कर सकते हैं। एक हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, दूसरा हमारे पास सस्टेनेबल बिजनेस स्ट्रेटजीज, एंड इट विल बी रियली हेल्पिंग इन शेपिंग आउट दैट कंज्यूमर्स बिहेवियर, या एक तरीके से ट्रांसफॉर्म दैट कंज्यूमर्स बिहेवियर। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में हमारे पास सोशल मीडिया आ जाता है, हमारे पास डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं, यूट्यूब आ जाता है, इट कुड बी एनी प्लेटफॉर्म बेसिकली जो वो यूजर देख रहा है। और सस्टेनेबल बिजनेस स्ट्रेटजीज के अंदर हमारे पास हमारी मार्केट अप्रोचेज आ जाती है। हाउ आर वी गोइंग टू टेक दैट प्रोडक्ट, या हाउ आर वी शेपिंग दैट प्रोडक्ट्स इन दैट इंडिविजुअल्स या इन दैट कंज्यूमर्स मेंटेलिटी। और उसकी मेंटेलिटी के अंदर जो कंज्यूमर है, टू मेजर आप कह लो फैक्टर्स होते हैं। एक तरीके से तो उसकी कोर वैल्यूज, किस तरीके से वो शुरुआत से चलता आ रहा है, उसको चेंज करना होता है। दूसरा, हाउ ही और शी आर सीइंग द थिंग्स इन हिज और हर सोसाइटी, क्योंकि एक तरीके से सोसाइटी के अंदर भी, या एक तरीके से जो सोसाइटी होती है, दैट रियली इन्फ्लुएंसेस अ लॉट आइदर अ मैन और अ वुमन। सो सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए मार्केट के अंदर, दूसरा हाउ आर यू गोइंग टू यूटिलाइज दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। क्योंकि राइट नाउ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या एक तरीके से आप जो आइदर फोन इस्तेमाल कर रहे हो, या एक तरीके से आपके जो लैपटॉप्स है या कंप्यूटर्स है, दोज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, जिसे आप ना नहीं कर सकते। और वो यकीनी तौर पर आपकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है, चाहे आप जितना मर्जी ना कहो, आपको वो देखना ही पड़ेगा एट सम पॉइंट ऑफ योर डे। और उसके अंदर अगर डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स या आपकी जो मार्केट अप्रोचेज हैं, दोज कैन प्ले अ मास्टर स्ट्रोक। तो जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो अल्टरनेटिवली चेंज होगा, और उसके जो इमोशंस हैं बेसिकली दैट विल बी ड्रिवन टुवर्ड्स अ मोर, टुवर्ड्स प्लेइंग अ मोर ग्लोबल एंड अल्टेरियर कॉज या मोटिव कह लो कि यार एट द एंड मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या मेरा जो ये काम करने का तरीका है दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, आई शुड बी गोइंग टुवर्ड्स मोर सुटेबल अप्रोच। तो दैट इज बेसिकली अ होल थिंग। और ये मॉडल है कि इसे जो कि जर्नल्स के अंदर या कह लो एक रिसर्च पेपर के अंदर मैंने पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Mono, could you please go to next slide? अच्छा, सो दीज आर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि मैंने यूएन की वेबसाइट से लिए थे, एंड अकॉर्डिंग टू यूएन आप ये कह लो कि ईच ईयर 1/3 ऑफ द ऑल फूड जो प्रोड्यूस हो रहा होता है वो वेस्ट हो रहा होता है, और साथ ही साथ आइदर इट गोज टू बिन्स, या आइदर इट गोज टू फुल फूड स्पॉइलेज। और फूड स्पॉइलेज जब होगा तो हमारे पास बैड ऑर्डर आती है, और बैड ऑर्डर के साथ साथ वी यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ डिजीजेस ड्यू टू फूड स्पॉइलेज। आइदर हमें वो अगर हम लोग को कंज्यूम कर ले, या आइदर जो हम लोग ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो तब a lot of food spoilage happens. Moreover ये देखा जाता है कि
जो पुअर कम्युनिटीज होती हैं या जो आप कह लो उन कम्युनिटीज के अंदर रहने वाले जो पुअर पीपल होते हैं, बेसिकली दोज इन LDCs, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, बेसिकली दोज कम्युनिटीज eat that spoiled food and that leads to either their आप कह लो बॉडी चेंजेस, उनके मेटाबॉलिज्म चेंज आएगा, या एक तरीके से आप कह लो either they will be completely malnourished, या एक तरीके से they will become obese, or that will be ultimately leading to more diseases and ultimately death. और ये देखा गया था कि वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स की तरफ स्विच करें, फॉर एग्जांपल LED बल्ब्स, LED के साथ साथ आई थिंक सो देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी LED के बाद भी जो लाइट को कम से कम यूटिलाइज कर, लाइक दे आर यूटिलाइजिंग मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटिंग मोर लाइट, मुझे उसका नाम भूला हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि द होल वर्ल्ड कैन सेव अप टू $120 बिलियन एनुअली, एंड दैट रियली इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर हम वैसे बात करें कि एक तरीके से ये सस्टेन करने के लिए या किसी कंट्री को एक तरीके से LDC से आप कह लो डेवलपिंग बनाने के लिए काफी होती है ये अमाउंट एनुअली जो हम लोग सेव कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन UN की वेबसाइट में ये था कि क्या हम लोग बाय 2050 जो पॉपुलेशन है वो 9.6 या 9.8 अचीव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो वी वुड बी नीडिंग मोर देन 3 times द रिसोर्सेज ऑफ आवर प्लैनेट्स, ऑफ आवर करंट प्लैनेट, जो कि हमारे पास नहीं है। वी कैन नॉट गिव, वी कैन नॉट प्रोवाइड दैट मच आप कह लो रिसोर्सेज टू दैट मच पॉपुलेशन। Ramona, could you please go to next slide? अच्छा, फिर ये था, ये कुछ आप कह लो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो कि UN ने बताए हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स के अंदर। एक जो रिपोर्ट है वो UN के मुताबिक वो ये कहती है कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन पूरे साल के अंदर तकरीबन 120 kgs ऑफ फूड को वेस्ट करता है, एंड दैट रियली इज अ ह्यूज अमाउंट। कहने को 120 किलोग्राम छोटा सा लगता है आपको, लेकिन जब आप उसको एक बड़े पैमाने पर देखो या जब आप खुद सोचोगे, सोच विचार करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाउ मच फूड आर वी वेस्टिंग इट। आपको लगेगा वैसे तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं फूड वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल वी आर वेस्टिंग दैट फूड इन अ मोर ह्यूमंगस अमाउंट। उसके साथ अगर मैं वैसे कहूँ तो जितना भी हम लोग कह लें कि हम लोग फेज आउट करें फॉसिल फ्यूल्स को, और फेज आउट फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग किस तरीके से, मैं आपको समझाऊं। COP28 जो पिछले साल दुबई के अंदर हुई थी, वहां पे पहली मर्तबा फॉसिल फ्यूल्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। द कॉर्पोरेट्स, द हायर अथॉरिटीज डू नॉट फेवर्स द वर्ड फॉसिल फ्यूल्स। वो फॉसिल फ्यूल का वर्ड इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर सुनना भी नहीं चाहते। पहली मर्तबा वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था और वहां पर फेजिंग आउट की बात नहीं हुई थी। फेजिंग आउट का मतलब है कि प्रॉपर्ली किनारा कशी इख्तियार कर लेना। हम लोग को ये कहें कि यार फॉसिल फ्यूल से हम लोग हट रहे हैं, वी विल बी सेविंग दोस फॉसिल फ्यूल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, लेट्स स्विच टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। डिस्पाइट पूरी जो एक्टिविस्ट्स हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स हैं या जो भी आप कह लो एक्टिविस्ट्स हैं, वो फेजिंग आउट का कह रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड जो हायर अथॉरिटीज हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज दे देती हैं कि यार आप इतना फॉसिल फ्यूल यूज कर लो और इतना ज्यादा आप हमें मनी दे देना, या चलो ठीक है इतना यूज करो, इससे ज्यादा यूज नहीं करना। सो दे सेट अ लिमिट। लेकिन हम लोगों को पता है कि इन द रियल वर्ल्ड इस तरीके से नहीं चल रहा होता, एंड दोस फॉसिल फ्यूल कंपनीज यूजुअली कह लो कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसके अंदर जो मेजर आप कह लो कंपनीज हैं, आई थिंक सो आई शुड नॉट बी नेमिंग, लेकिन मैं वैसे कह देता हूँ कि शेल की जो कंपनी थी, जो शेल पेट्रोलियम है वर्ल्ड वाइड मैं बात कर रहा हूँ, दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ केसेस, और वो केसेस अभी भी कुछ केसेस का आप कह लो रिजल्ट आ चुके थे कोर्ट्स वगैरह के अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, और कुछ केसेस में अभी भी शेल मुलविस है कि हाउ दे आर यूजिंग या दे आर कंज्यूमिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ वन कंट्री। एक कंट्री के वो किस तरीके से रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं और उनको वो पेटी अमाउंट दे रहे हैं। दिस इज द मेजर थिंग।
और मेरा जो सवाल था वो ये था कि अ, जो हम लोग पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो वो ये है कि हाई इनकम कंट्रीज लीव अ लार्जर इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट कंपेयर टू लो इनकम कंट्रीज की जो मैं इस तरीके से इसको ले लेता हूँ, जो डेवलप्ड कंट्री वो एक मोर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कॉज करेंगे एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज या एलडीसी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। और साथ ही साथ दूसरी साइड पे ये लिखा हुआ है कि 2016 से जो कंपनी की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग्स होते हैं या जो कंपनी के ऑडिट्स होते हैं वो ट्रिपल हो चुकी है, उनकी जो अमाउंट है वो ट्रिपल हो चुकी है। अब अगर हम ऑडिटिंग और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को देखें कि वो ट्रिपल हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर सारी कंपनीज है, क्योंकि मेजोरिटी जो हब्स है वो वहां पे भी ऑडिटिंग हो रही होगी और वहां पे एक तरीके से बड़ी तादाद के अंदर ऑडिटिंग हो रही होगी, बड़ी तादाद के अंदर रिपोर्टिंग हो रही होगी। सो क्या स्टिल अभी भी ये स्टेटमेंट कहना सही है कि इट विल बी लिविंग अ लार्जर इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट एंड लार्जर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एज सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्टिंग हो रही है वो तो अभी भी सही तरीके से चल रही है और ज्यादा निदान के अंदर भी। और सस्टेनेबिलिटी के अंदर वो जो कंपनी के ऑडिटर्स होंगे दोज विल बी चेकिंग कि या वो इस चीज को यकीनी बनाएंगे कि जो हमारा इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट है वो कम से कम। जस्ट टेक अ मिनट और टू, आप लोग प्लीज एक मिनट लो और फिर मुझे बताओ कि किस तरीके से आप लोगों को लगता है कि क्या सच है स्टेटमेंट या नहीं। यू कैन टाइप यस, यू कैन टाइप नो, और उसके फिर एट द एंड हम लोग इसको मजीद डिबेट कर सकते हैं। जस्ट टाइप यस और नो। क्या आप लोगों के नजदीक वो जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है सेकंड पिक्चर को देखकर इज इट ट्रू और नॉट? थैंक यू मिस नायरा। प्लीज आप लोग कमेंट्स के अंदर डू लेट मी नो। हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि टाइम को हम लोग मजीद देखते रहें, टाइम की शॉर्टेज को हम लोग उसका ध्यान में रखें। कुड यू प्लीज गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं हमारी फेवरेट स्लाइड, और ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है बाकी तमाम एसडीजीज की तरह कि हमारे जो एसडीजी 12 के टारगेट्स हैं वो कितने हैं। अगर काउंट पर आए तो देर आर अबाउट 11 टारगेट्स, और हर टारगेट को हम लोग अब मजीद गौर से पढ़ते हैं या गौर से ही उसको डिकोड करते हैं। जो फर्स्ट टारगेट है दैट इज बेसिकली टू इम्प्लीमेंट द 10 ईयर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन फ्रेमवर्क। यूएन ने 10 साल का फ्रेमवर्क बनाया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम लोग इन प्रोग्राम्स को मुताबिक करें जो सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन पैटर्न को लेकर चल रहे हैं, और इसके अंदर तमाम कंट्रीज एक्शन लें, डेवलपिंग कंट्रीज लीड लें, और वो इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि जो डेवलपमेंट हो रही है या जो कैपेबिलिटी है एक डेवलपिंग कंट्री की वो किस तरीके से इससे कोप अप कर रही है, वो डेवलपमेंट को किस तरीके से लेके चल रही है। आइदर दे आर फुली कंप्लाइंग टू द फैक्टर्स, या जो आप कह लो फुली कंप्लाइंग टू द रेशियोज या लिमिट या नहीं। उसके बाद आता है टारगेट 12.2 सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू दिस टारगेट by 2030 the countries has to achieve the sustainable management and efficient use of natural resources। सॉरी, 2030 तक तमाम कंट्रीज को रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा, उनको मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, उनको इसका यूज भी आना चाहिए किस तरीके से अगर एक रिसोर्स को यूज करें तो उसका ये प्रोडक्ट बन सकता है एफिशिएंटली और कम से कम रॉ मटेरियल के अंदर। उसके बाद आता है 12.3 टारगेट है हाल ग्लोबल पर कैपिटा फूड वेस्ट। वो ये है कि बाय 2030 जो हमारा फूड वेस्टेज हो रही है ग्लोबली उसे हम कम से कम करें। रिटेल लेवल के ऊपर भी, रिटेल लेवल से बनाते हैं जो कमर्शियल लेवल है, और कंज्यूमर लेवल है जो हमारा इंडिविजुअल लेवल है उस पर भी।
और जितना भी हमारा फूड लॉस हो रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो सप्लाई चेन से हो, या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी, कि जितना हम लोगों ने काश्त कर ली थी, काश्त के बाद भी हमारा जैसा फूड वेस्टेज होता है, उसको हम लोग कम से कम बनाएं। मेजोरिटी टारगेट 50 है, लेकिन 50 से भी कम करें जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, उसको भी। टारगेट 12.4 क्या कहता है? रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट। ये टारगेट था 2020 तक के लिए, और वो ये कहता था कि एक तरीके से हम लोगों ने ऐसे मैनेजमेंट करनी है केमिकल्स की, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तौर पर, जो तमाम वेस्ट को, जो उनका लाइफ साइकिल चल रहा होता है, वो उसको मैनेज करे। किस तरीके से मैनेज करे कि वो मटेरियल या वो वेस्ट एयर, वाटर या सॉइल के अंदर रिलीज ना हो, ना ही वो मिक्स हो, ताकि हमारी ह्यूमन हेल्थ पे ना नुकसान पहुंचे, और ना ही हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे। और इन सब को मैनेज करने के लिए जो केमिकल्स हैं या वेस्ट हैं, एक तरीके से इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के ऊपर तमाम कंट्रीज एग्री हुए थे। उसके बाद आता है टारगेट 12.5, दैट इज सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड वेस्ट जनरेशन। 2030 तक हम लोगों को हमारा जो वेस्ट जनरेशन है वो कम करना पड़ेगा, प्रिवेंशन करके, प्रॉपरली, एक तरीके से ना कहकर रिडक्शन कम करके, रिसाइकल, दोबारा से रिसाइकल करो, और रीयूज, बार बार इस्तेमाल करके। ठीक है, दीज आर 4 थिंग्स। और मैं वैसे बेसिकली भी बता दूं कि वी आर, जो 3 आर का कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली पुराना हो गया। उसके बाद लॉन्च हुआ था 6 आवर्स, अब लॉन्च हुआ है 9 आवर्स। 9 आवर्स को जरूर पढ़ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक तरीके से हैरान कर देने वाला है, या चौंका देने वाला कॉन्सेप्ट है, 9 आवर्स। और ये सर्कुलर इकोनॉमी में ज्यादा पड़ा जाता है। उसके बाद आता है 12.6 टारगेट्स, एनकरेज कंपनीज टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। हम लोगों को जो कंपनीज हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल हो या चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज हो, एक कंट्री के अंदर, उनको इनकरेज करना पड़ेगा कि वो एक तरीके से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। वो जो उनकी ऑडिटिंग हो रही होती है, वो सस्टेनेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करें, और एक तरीके से दे शुड बी completely showing their records, they are implying sustainability in their processes. उसके बाद आता है टारगेट 12.7, वो ये कहता है टू प्रमोट सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस। मतलब कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो पब्लिक की हो, उनको प्रमोट किया जाए जो सस्टेनेबल है, और इस चीज को मद्देनजर रखा जाए कि वो नेशनल पॉलिसीज और नेशनल प्रायोरिटीज में भी शुमार हो। एक मुल्क की जो प्रायोरिटीज है या पॉलिसीज है, उनके उनका भी वो हिस्सा हो। फॉर एग्जाम्पल, कि अभी जो हमारी पॉलिसी बनी थी, हमारे जो लॉज बने थे, वो ये था कि वी हैव टू पुट अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स। तो पब्लिक को भी ये इंश्योर करना पड़ेगा, या पब्लिक की जो प्रैक्टिस है वो भी यही होनी चाहिए कि हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक्स को कम से कम करें। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टारगेट 12.7। आई होप कि आपको समझ आ चुकी हो टारगेट 12.7 कहता क्या है। अच्छा, दूसरा है टारगेट 12.8। इट इज टू प्रमोट यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। 2030 तक ये इस चीज को यकीनी बनाया जाए कि जो लोग हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, उनके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की, कि किस तरीके से वो नेचर के साथ हार्मनी में रह सकते हैं, उसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो और उसकी अवेयरनेस हो। ये बेसिकली एक तरीके से आप कह लो एसडीजी की एजुकेशन आ जाती है। उसके बाद है कि टारगेट 12.9 की बात हो रही है, ये टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी फॉर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। हम लोगों को डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना पड़ेगा कि वो जो उनकी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है या कैपेसिटीज है, वो उनको यकीनी तौर पर आप कह लो ताकतवर बनाएं, ताकि वो अपने कंट्री अपनी हदूद में रहकर अपने रिसोर्सेज कर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लॉन्च करें, कंजम्पशन की और प्रोडक्शन की। उसके बाद आता है टारगेट 12.8, दैट बेसिकली टेल्स के टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट टूल्स टू मॉनिटर सस्टेनेबल टूरिज्म। हम लोगों को ऐसे टूल्स बनाने चाहिए जो सस्टेनेबल टूरिज्म का बताएं लोगों को, किस तरीके से सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर काम हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। सस्टेनेबल टूरिज्म से मुराद मेरी ये है कि आइदर
आप इसे इको टूरिज्म कह सकते हो, आइदर आप इसे ग्रीन टूरिज्म कह सकते हो। और बेसिकली ये दो चीज़ों में हेल्प करेगा। एक तरीके से एक तो है कि जो लोकल कल्चर है उसे प्रमोट करेगा, आपकी जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसकी सेलिंग करवाएगा, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। दूसरा ये कि ये जॉब्स क्रिएट करेगा फॉर डेट लोकल एरिया पीपल। एक तरीके से आइदर उस एरिया के जो रहने वाले होंगे वो अपने रेस्टोरेंट्स खोल लेंगे सस्टेनेबिलिटी के तौर पे, आइदर दे विल बी बिकमिंग टूर गाइड्स, आइदर दे विल बी बिकमिंग टूर ऑपरेटर्स। तो डिफरेंट ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज को वो ओपन कर देगा। उसके बाद आता है जो लास्ट टारगेट है, टू रिमूव मार्केट सॉरी टू रिमूव मार्केट डिस्टॉर्शंस दैट एनकरेज वेस्टफुल कंजम्पशन। हम लोगों को इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए या यकीनी बनाना पड़ेगा कि जो फॉसिल फ्यूल्स की सब्सिडीज है हम लोग उनको रेशनलाइज करवाएं, कम से कम करवाएं जो इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल्स की सब्सिडी है। और जो एक इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल की सब्सिडी से क्या मुराद है, वो ये मुराद है कि ऐसी सब्सिडीज जो फॉसिल फ्यूल्स को यूजेज में या उनके इस्तेमाल में उनको हौसला अफजाई कर रही हो उन कंपनीज की, उन सब्सिडीज को कम से कम करवाया जाए। और एक तरीके से जो हमारी मार्केट है उसे वो रीन्यूएबल की तरफ लेकर आए, ताकि हमारा जो पैटर्न है, ग्रोथ पैटर्न है, वो डिस्टॉर्ट ना हो या वो तबाह ना हो जाए। नमूना, कुड यू प्लीज गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, वेल आई थिंक सो कि ये मैंने जो यूरोस्टैट वाली स्लाइड थी मैंने शुरू शुरू में पढ़ाई थी SDG 4 के अंदर। और इस SDG के अंदर आकर टुडे वी आर डिस्कसिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यूरोस्टैट की, या एक तरीके से जो यूरोपियन यूनियंस की आप कह लो प्रोग्रेस है रिगार्डिंग SDG 12। तो यूरोपियन यूनियंस की प्रोग्रेस के रिगार्डिंग 2020 के अंदर जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन थी वो डिक्रीज की थी बाय 3% एज कम्पेयर टू 2016 की प्रोग्रेस के अंदर। 2016 के अंदर उन्होंने जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन की थी पर पर्सन वो थी 14 टन, और 2020 के अंदर वो 3% हुई, और 3% डिक्रीज होने के बाद 2020 के अंदर जो पर पर्सन कंजम्पशन थी रॉ मटेरियल की वो थी 13.7 टन। दैट इज बेसिकली द फर्स्ट लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस पिक्चर शोज। उसके बाद आती है द मिडल पार्ट या द मिडल पोर्शन। वो ये है कि इकोनॉमी के अंदर जो इनपुट मटेरियल्स हैं, इनपुट मटेरियल्स वही कह लो रॉ मटेरियल्स है, जो शेयर है सेकेंडरी रॉ मटेरियल्स का, वो 2021 के अंदर 11.7% था। एक इंक्रीज देखा गया था एज कम्पेयर टू 2017 के अंदर जो 11.5% था। अच्छा, सेकेंडरी रॉ मटेरियल्स से मुराद ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो दोबारा से जिनको बनाया गया हो फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, या एक तरीके से फ्रॉम दोज मटेरियल्स दैट वर रिसाइकल्ड। इसके अंदर सेकेंडरी रॉ मटेरियल से मुराद ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि रिसाइकल्ड हो चुके हैं। रिसाइकल्ड से मेरी मुराद ये है कि अगर आप एक प्लास्टिक की बोतल लेते हो, जब आप उसको श्रेडर के अंदर डालते हो तो श्रेडर पे डालने के बाद आप उस प्लास्टिक की लंबी लंबी कह लो लेयर्स लेते हो, या आप एक तरीके से उसकी तार बना लेते हो प्लास्टिक की। दैट प्लास्टिक की वायर फॉर एग्जाम्पल कैन हेल्प टू क्रिएट समथिंग मोर एफिशिएंट, और वो प्लास्टिक की जो वायर बनेगी दैट विल बी योर मेजर सेकेंडरी रॉ मटेरियल या सेकेंडरी रॉ प्रोडक्ट। ये मैंने एग्जांपल दी है। अच्छा, जो लास्ट या पहले जो राइट साइड पर है एडिशन अकॉर्डिंग टू यूरोस्टैट, तो ये है कि 2020 के अंदर जो हमारी उनकी वेस्ट थी जनरेशन वो 5% कम हुई थी। मतलब कि वो 2020 के अंदर जिन्होंने वो जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे थे पर पर्सन दैट वाज 4.8 टन एज कम्पेयर टू 2016, जो 2016 के अंदर उनका जो वेस्ट प्रोडक्शन था पर पर्सन वो 5.1 टन था। मतलब कि यूरोपियन यूनियन के अंदर इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वो इस चीज़ को इंडिविजुअल के ऊपर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और वो ये इस चीज़ को यकीनी बना रहे हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो कम से कम वेस्टेज करें, वो कम से कम आप कह लो मटेरियल्स खरीदें। अगर खरीद रहे हैं तो उन चीज़ों को देखें कि ये हमारे लिए लॉन्ग रन के अंदर बेहतर है।
और वो कंपनीज को परस्यू कर रहे हैं या एक तरीके से कंपनीज को कह रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल्स आप लोग इस्तेमाल करो, बेसिकली दोज शुड बी सेकेंडरी रॉ मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो कि खुद रिसाइकल्ड मटेरियल से तैयार शुदा हो. सो दिस इज बेसिकली व्हाट यूरोपियन यूनियन इज रियली डूइंग. Ramona, could you please go to next slide? Ramona, are you there? Could you please go to next slide? और बेसिकली दिस वाज द एंड ऑफ एसडीजी 12. एसडीजी 12 था क्या और एसडीजी 12 के ऊपर हम लोगों ने किस तरीके से काम किया है. देयर इज अ लॉट. हम लोगों ने तीन चीजों पे अगर हम लोग काम करें तो बेसिकली हम लोग एसडीजी 12 को देख सकते हैं या अटेन कर सकते हैं. एक हमारे पास आता है हमारी सर्कुलर इकोनॉमी की, किस तरीके से हम लोग एक प्रोडक्ट को रिसाइकल कर लें, रीयूज कर लें या रिड्यूस कर लें. बेसिकली ये तीन फैक्टर्स है मेजरली जो सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर हम लोग पढ़ रहे होते हैं. दूसरा है कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से मुराद आप कह लो आपकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की वेस्टेज आ जाए, क्योंकि वो एक तरीके से एक टाइम के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की मुद्दत या उनकी जो लाइफ होती है वो खत्म हो जाती है. चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो आपकी कोई किचन अप्लायंस हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे कुछ भी. एंड उसके बाद आपको ना चाहते हुए भी वो फेंकना पड़ता है. एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर पाकिस्तान इज बिकमिंग अ मेजर हब. पाकिस्तान बाहर की कंट्रीज से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ले लेते हैं और बाहर की कंट्रीज उनको वो पैसे दे देती है पाकिस्तान को कि यार ये ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह ले रहा है. तो पाकिस्तान पैसे लेने के लिए उनसे वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ले लेता है और वो यहाँ पे आप कह लो आपकी जो इलाके होते हैं उनमें फेंकता जा रहा है. और इसका हमें कोई फायदा नहीं है. एक तरीके से हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की प्रॉपर्ली मैनेजमेंट करनी पड़ेगी और इसे एक तरीके से बिजनेस भी बना सकते हो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की मैनेजमेंट को. और एक साथ साथ आप जो सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट है उसे भी आप बिजनेस बना सकते हो. और जो लास्ट थिंग है वो ये है कि सस्टेनेबल टूरिज्म को आप अगर देखो पाकिस्तान के अंदर तो यू विल बी अचीविंग अ लॉट मोर प्रोग्रेस. जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट की हुई है कि अगर हम लोग काम करें प्रॉपर्ली टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर तो वो प्रोग्रेस अटेन हो जाएगी. लेकिन राइट नाउ और मिनिस्ट्री काम नहीं करी टूरिज्म के ऊपर उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए. हमारी वेबसाइट्स जो है वो अपडेटेड नहीं हुई और still we need a lot of improvement in our tourism sector. So this was all from my side on SDG 12. I think so कि हम SDG 15 के ऊपर मूव करते हैं. Still अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो ताकि हम लोग मजीद क्या कहते हैं इस चीज का शिकार ना हो. जस्ट अ मिनट गाइस, मैं अपना फोन चार्ज पे लगा लूँ. जस्ट अ मिनट. अच्छा, आई एम बैक. लेट्स जस्ट स्टार्ट और प्रेजेंटेशन या और सेशन ऑन एसटीजी 15 और उसके बाद हम इसको मजीद एंड करते हैं या जो हमारा Q&A सेशन होगा हम लोग उसको करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं. सो once again I would warmly welcome you for our session on SDG 15 that is on life on land, and it is one of the most important and crucial ones as simultaneously to SDG 14 that was life below water. Ramana, could you please go to next slide? हम लोगों ने सो फार 14 एसडीजीज पढ़ लिए हैं. तो फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. एंड कल हमारे सिर्फ 2 सेशंस रह जाएंगे, कल और परसों. सो देन वी विल बी रैपिंग अप द वर्कशॉप सीरीज. सो जो एसडीजी 15 है that is basically linked with SDG 13 most importantly you can say. And further on हम लोग इसको मजीद आगे देखेंगे. Mona, could you please go to next slide?
अच्छा, सो बेसिकली एसडीजी 15 अकॉर्डिंग टू यूएन कहता क्या है, उसकी जो प्रॉपर स्टेटमेंट है, इट इज टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. Basically, according to SDG 15, according to UN, sorry, UN के मुताबिक SDG 15 ये कहता है कि हमारे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं, चाहे वो आपका ग्रासलैंड्स हो, फॉरेस्ट हो, डेजर्ट्स हो, हम लोगों को उनको प्रॉपर्ली सस्टेनेबली प्रमोट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए और रिस्टोर करना चाहिए। उसके बाद जो हमारे फॉरेस्ट हैं, हम लोगों को उनको सस्टेनेबली मैनेज करना चाहिए। जो डेजर्टिफिकेशन हो रही है, फॉर मतलब कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, और एक तरीके से जो हमारी जो सॉइल है, आइदर एक जगह की, लेट्स सपोज वो अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो अपनी जरकीज़ी वगैरह या अपनी फर्टिलिटी को हो रही है एंड इज गोइंग टुवर्ड्स डेजर्टिफिकेशन, हम लोग उसको कम से कम करें। और जो हमारे लैंड डिग्रेडेशन हो रही है वो कम से कम हो, अलॉन्ग विद बायोडाइवर्सिटी लॉस, हम लोग उसको उसकी रोकथाम करें। हमारा जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, जो हमारा आप कह लो एनिमल्स और प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, हम उसकी रोकथाम करें या हम उसको मिनिमाइज करें, जो भी हमारा करंट लेवल जा रहा है। प्लीज गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू यूएन वेबसाइट, और यूएन के मुताबिक आपकी जो अभी जिस पेज पे दुनिया जा रही है और जो काम कर रही है, सो विद प्राउड नहीं के साथ, ये है कि द वर्ल्ड इज करेंटली फेसिंग द लार्जेस्ट स्पीशीज एक्सटिंक्शन इवेंट सिंस द डायनासोर एज। और इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से दे सकता हूँ कि पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, विद इन रेफरेंस टू पाकिस्तान, आपके जो इंडस डॉल्फिन्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही है। देयर आर अ लॉट ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, सॉरी मुझे प्लांट्स की स्पीशीज का नहीं पता ज़्यादा, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि देयर आर 15 to 20 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं पाकिस्तान से। अलॉन्ग विद दिस, जो आपके ये कह लें राइनोसोरस थे, राइनोसोरस, वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। और आई थिंक सो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर देयर आर जस्ट 2 वाइट राइनोसोरस, और उन राइनोसोरस का एक तरीके से हम लोग स्पीशीज इस तरीके से बढ़ा नहीं सकते कि बोथ आर फीमेल। जो मेल वाइट राइनोसोरस था एंड दैट हैज डाइड, और जो वाइट राइनोसोरस की स्पीशीज है, इट इज कमिंग टू एक्सटिंक्शन। साइंटिस्ट किस तरीके से हम लोग आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर लें और फर्टिलिटी कर लें, लेकिन स्टिल आई डोंट थिंक सो कि हम लोग जो वाइट राइनोसोरस की स्पीशीज है, हम लोग उसको बचा पाएंगे। So these are one of the major examples. अगर मैं इंडस डॉल्फिन के एतबार से देखूं तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान इज लेफ्ट विद 300 और 400 समथिंग इंडस डॉल्फिन्स, और वो भी कम है। और हमारी वाली जो इंडस डॉल्फिन्स है, दोज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन डॉल्फिन्स, चाइना डॉल्फिन्स, एज क्योंकि ये वाली जो इंडिया और चाइना की डॉल्फिन्स है, बेसिकली दोज आर आल्सो somehow similar to Indus dolphins, और लोग उनको भी कंसीडर करते हैं as Indus dolphins, but that is not completed. So पाकिस्तान वाली जो है, those are getting really आप कह सकते हो extinct, and those are on the verge of extinction. Apart from this, आप ये कह सकते हो या आप ये देख सकते हो कि यूएन के मुताबिक जो आप कह लो ह्यूमंस का रिलेशनशिप है नेचर के साथ, उसके अंदर शिफ्ट का आना, या एक तरीके से आप कह लो एक तब्दीली का आना बहुत ज्यादा जरूरत बन चुका है। कि एक तरीके से ह्यूमंस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि नेचर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर का जो बैलेंस है, हम ह्यूमंस बेसिकली वी आर डिस्ट्रॉइंग दैट, और दैट वुड बी लीडिंग टू सेवरल ड्रास्टिक इफेक्ट्स ऑन अस। तो हमें हमारा जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ, वो दोबारा से ठीक करना पड़ेगा, एंड उस चीज को यकीनी बनाने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन SDG 13, 14 and 15 as well.
और एक और चीज थी, वो ये थी कि जो हमारी आप कह लो प्रोटेक्टेड एरिया कवरेज थी, या एक तरीके से ऐसे इलाके जो हम लोगों ने कंसीडर किए थे, या जो कंट्रीज की गवर्नमेंट्स थी, उन गवर्नमेंट्स ने उन इलाकों को मुख्तस किया हुआ था कि दीज विल बी प्रोटेक्टेड एरिया, कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोग्रेस नहीं होगी, वहाँ पे किसी भी पर्सन का जाना मना है प्रॉपरली, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ नहीं रही। हम लोगों ने उन प्रोटेक्टेड एरियाज को एक लिमिटाइज कर दिया है। हालांकि वी हैव टू एक्नॉलेज मोर एंड मोर प्रोटेक्टेड एरियाज, ताकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट रह सके, उसकी एक तरीके से दोबारा से डेवलपमेंट हो सके। और ये जो आप कह लो प्रोग्रेस रुकी हुई है, या एक तरीके से जो प्रोटेक्टेड एरियाज का जो नंबर है वो रुका हुआ है, दैट इज सिंस 2015 के बाद से देयर इज नो मोर एडिशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज अकॉर्डिंग टू यूएन। एज एट द एंड जितनी भी जो कंट्रीज वगैरह प्रोटेक्टेड एरियाज एक्नॉलेज करती हैं, वो सारा का सारा जो रिजल्ट है वो यूएन की तरफ जाता है, और यूएन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कि वो प्रॉपरली उस एरिया की ऑडिटिंग देखे, और वो कंट्री से रिपोर्ट लेके हाउ आर यू बेसिकली कीपिंग अप विद ऑल द प्रोग्रेस टू कीप दैट प्रोटेक्टेड एरिया अलाइव एंड मोर डेवलप्ड। उसके बाद ये है कि जो ये पिक्चर थी साथ ही एक्सटिंक्शन के, कि 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लैंड वाज डिग्रेडेड एवरी ईयर फ्रॉम 2015 to 2019। मतलब कि 100 मिलियन हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू आई थिंक सो 32 एकड़, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैंने पढ़ा था कि 1 हेक्टेयर 32 एकड़ के मुतरादिफ है। तो उतना लैंड जो है वो हर साल डिग्रेड हो रहा है, और वो कहते हैं कि जो ग्रीनलैंड का एक साइज होता है, ये 2 टाइम्स है उस ग्रीनलैंड के साइज के। मतलब कि एक ग्रीनलैंड के जो साइज होता है वो तकरीबन 16 एकड़ के करीब है, और 16 एकड़ का अगर हम लोग उसको डबल कर लें तो दैट मच एरिया इज डिग्रेडेड ऑन एन एवरेज, और जो पर ईयर है वो 16 मिलियन हेक्टेयर, 100 मिलियन हेक्टेयर, सॉरी। अच्छा मैं बोला, कुड यू प्लीज गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, सो अकॉर्डिंग टू यूएन, अब ये सारी जो की फिगर्स हैं ये यूएन के मुताबिक है। आप ये कह सकते हो कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्लाइन हुआ है 2002 सन 2000 के अंदर। जो फॉरेस्ट या टोटल लैंड एरिया था फॉरेस्ट का, ठीक है, वो था 39.9%। मतलब कि जो पूरी जमीन है उसके ऊपर 31.9% जो है वो फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। और अब 2020 के अंदर देखा जाए तो अब अगर पूरी जमीन है तो उस पूरी जमीन पर जो आपको जंगलात मिलेंगे वो 31.2% होंगे। और ये आपको इस चीज का लॉस बता रहा है कि हम लोग अपना 100 मिलियन हेक्टेयर्स का जो जंगलात हैं हम लोग उनको खो चुके हैं। और हमारा जो प्राइम कंसर्न है, या हमारा जो प्राइम रीजन है, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, एक तरीके से हमारे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स है। और अल्टीरियर जो हमारा रीजन है, या एक तरीके से जो प्राइम रीजन है या सेकेंडरी रीजन है, वो है हमारी जो ओवर पॉपुलेशन हो रही है, कि इंसानी जरूरियात को पूरा करने के लिए वी आर कटिंग डाउन आवर फॉरेस्ट, वी आर बेसिकली कंज्यूमिंग एंड डिवॉरिंग ऑन आवर फॉरेस्ट। उसके बाद आता है कि 2020 के अंदर आप ये कह सकते हो कि जो टेरेस्ट्रियल की बायोडाइवर्सिटी थी, आप कह लो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की बायोडाइवर्सिटी थी, 43% थी। जो फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी एरियाज थे वो 42% थे, और जो माउंटेनियस बायोडाइवर्सिटी थी वो 41% थी। उसे इनकॉर्पोरेट करवाया गया था प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर, और 2000 से जो 2000 ईयर था उसके अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज की जो परसेंटेज थी वो 13% थी एज पूरे लैंड के मुताबिक। और उसके अंदर 1% इंक्रीज किया देखा गया था कि हम लोगों ने 1 से 2 प्रोटेक्टेड एरियाज को दोबारा से इनकॉर्पोरेट करवाया था। फ्रेश वाटर की रिजर्व्स ले लो, या प्रोटेक्टेड एरिया ले लो, बायोडाइवर्सिटी का जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का है या माउंटेनियस इकोसिस्टम का है, वो माउंटेनियस रीजन के अंदर ईयर 2000 से लेकर 2018 तक आप ये कह सकते हो कि जो ग्रीन कवरेज थी वो 73% थी, और अब ये भी आहिस्ते आहिस्ते कम हो रही है आपकी जो ग्रीन कवरेज है, क्योंकि we are also moving towards mountainous ecosystems and mountainous regions. उसके बाद according to रेड लिस्ट इंडेक्स जो रेंज करते हैं फ्रॉम 0 to 1, 0
मीन्स के एक्सटिंक्शन ऑफ ऑल स्पीशीज और 1 मीन्स नो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ये डिक्रीज किया है फ्रॉम 0.81 से लेके 0.73% तक। मतलब कि हम लोग तकरीबन 0.7%, 0.8 बल्कि 0.8% मोर स्पीशीज को एक्सटेंड करवा चुके हैं एज कंपेयर टू नाउ। और अगर मैं वैसे अपार्ट फ्रॉम दिस रफली आपको मैं वैसे ये बताऊं, तकरीबन 1500 स्पीशीज जो है इंसेक्ट्स की वो खत्म हो चुकी हैं। देयर आर नो मोर इंसेक्ट्स, मतलब कि 1500 टाइप्स के इंसेक्ट्स थे पहले, अब वो नहीं है इस दुनिया के ऊपर। प्लांट्स की बात करूं तो मेरे ख्याल से 2000 प्लांट्स की किस्में ऐसी हैं जो कि खत्म हो चुकी हैं इस दुनिया से, और वो नहीं है। और अगर मैं वैसे एग्जांपल दूं उन इंसेक्ट्स के अंदर भी, सो देयर इज अ हॉबी अमंग पीपल जो बाहर के रिच क्लास के, दे यूजुअली कलेक्ट बटरफ्लाइज। उनकी जो हॉबी है, उनका जो पैशन है, वो बहुत ज्यादा खराब कर चुका है किस तरीके से कि आपकी जो इकोसिस्टम है जिसमें बटरफ्लाई वगैरह सस्टेन करती थी, वो खत्म वो ऐसे ऐसे करके डिटोरिएट हो रही है, और आपकी जो बटरफ्लाइज है वो कम से कम होती चली जा रही है। मोर ओवर ये था कि पाकिस्तान के अंदर और मेरे ख्याल से बाहर भी यही देखा जाता है कि जो आपके हनी कॉम्स होती हैं, या जो आप कह लो कि जो आपकी मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं, बेसिकली हम लोग उनको खत्म कर देते हैं। और उनके खत्म करने से ये देखा जाता है कि आप ये कह लो देर इज अराउंड 20% मोर डिक्रीज इन देयर नंबर्स। और नंबर से किस तरीके से डिक्रीज होता है कि जब उनके पास वो घर नहीं होते ना, उनके वो जो छत्ते होते हैं, दे डू नॉट रिलीज देयर फ्लूइड्स जो एट द एंड जाकर हनी बनते हैं हनी कॉम्स के अंदर, और इस तरीके से वो पॉलिनेशन की तरफ नहीं जा सकते। मोर ओवर वी आर ऑल्सो किलिंग दोज हनी कॉम्स। हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो मेजर आप कह लो एक्सटिंक्शन हो रही है, दैट इज ऑफ वाइट पोलर बियर्स जो अटलांटिक रीजन्स के अंदर है। वाइट पोलर बियर्स के साथ आप पेंगुइन्स की ले सकते हो एग्जांपल, पेंगुइन्स के साथ आप सीगल्स की ले सकते हो एग्जांपल। ये 3 ऐसी स्पीशीज हैं जो कि अटलांटिक रीजन के अंदर बहुत ज्यादा कम से कम होती जा रही है। पेंगुइन इतनी ज्यादा अमाउंट के अंदर नहीं, बट येट स्टिल दे आर बीइंग, आप कह लो अब वो एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आ रहा है। चाइना ने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी की थी कि पहले पहले उनके पास जो रेड पांडास थे, रेड पांडास कम से कम हो रहे थे। चाइना ने अपने स्ट्रेटेजिक मेजर्स दिए, उन्होंने उन एरियाज को कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिया कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, वहाँ पे किसी ह्यूमन का आना जाना नहीं होगा। और रेड पांडास की जो आपकी पॉपुलेशन थी वो एक तरीके से सस्टेन हो चुकी थी। अभी भी मैं बात करूं तो जो आगे पांडास नजर आते हैं आपको, वाइट पांडास जो वाइट एंड ब्लैक कलर के होते हैं, तो बेसिकली वो चाइना के अंदर ही आपको मिलेंगे। और चाइना उसके लिए, उनकी नर्सिंग के लिए, उनके आप कह रहे हो उनकी देखभाल के लिए बहुत ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करते हैं उनके पीपल को, कि हमारे पांडास एक्सटिंक्ट ना हो। तो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज जो कि चाइनीज गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। सैडली पोलर बियर्स वाली साइड पे या ग्रिजली बियर्स वाली साइड पे, क्योंकि वहाँ पे ओवर हंटिंग होती है, अगर हम ग्रिजली बियर्स की बात करें या ब्राउन बियर्स की बात करें, जिसकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम से कम हो रही है। आप कह लो कि कीनिया के अंदर देयर इज अ रीजन, मुझे उसका नाम भूला हुआ है उस प्रॉपर्ली उस प्रोटेक्टेड एरिया का, लेकिन देयर इज एन इंस्टाग्रामर, हिज नेम इज डी। वो उसने प्रॉपर्ली कीनिया के अंदर 400 मिलियन हेक्टेयर्स का, या अराउंड, सॉरी नॉट 400 मिलियन, बहुत ज्यादा हो जाते, सॉरी, उसने अराउंड 400 हेक्टेयर्स का प्रॉपर्ली एरिया लिया हुआ है। और वो एरिया के अंदर उसने क्लासिफाई कर दिया कि इट इज अ कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एरिया। अपार्ट फ्रॉम हिज एंड हिज फ्रेंड्स, नो वन इज अलाउड टू गो इन देयर। और उसके अंदर उसने तकरीबन जितनी भी कीनिया की स्पीशीज है, या कीनिया का जो आप कह लो फॉरेस्ट सिस्टम है, उनके लायंस ले लो, हाइनास ले लो, उनके जेब्रास ले लो, जिराफ्स ले लो, उनके आप कह लो ऑक्सिस ले लो या बुल्स ले लो, वो वैसे के वैसे सस्टेन कर रहे हैं। और इन दैट प्रोटेक्टेड एरिया ही हैवंट या ही हैजंट, आप कह लो डिस्टर्ब कि किस तरीके से जो उनका फूड चेन होता है या फूड वेब होता है, उसने उस चीज को खराब नहीं किया। मतलब कि
उसने लायंस को ये नहीं आदी करवाया कि आप जो रॉ मीट होता है, जो हम लोग खुद देते हैं जूस वगैरह के अंदर, हम उसका आदी करें। लायंस के साथ, हाइनास के साथ, बुल्स या जीब्रास वगैरह के साथ उसने जो नेचुरल इकोसिस्टम है एक फॉरेस्ट का या एक जंगल का, वैसे का वैसा उसने सस्टेन किया हुआ है। एंड उस मद में आकर वहाँ की जो प्रॉपर्टी पॉपुलेशन है डिफरेंट, आप एनिमल्स की ले लो, वो सस्टेन कर चुकी है। एंड राइट नाउ आई थिंक सो उसके इंस्टाग्राम के ऊपर 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एंड लिटरली व्हेन आई एम रियली वाचिंग हिज और हिज रील्स, जो स्टफ वगैरह पोर्ट्रे करते हैं, सो लिटरली बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि हाइनास आर रियली दैट मच बैड कि दे यूजुअली फॉल टुवर्ड्स हंटिंग, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम, एज ही हैज शोन, कि हाइनास आर नॉट दैट मच, आप कह लो क्या कहते हैं, बैड, और वो हंट नहीं करते। बेसिकली दोज आर रियली हैप्पी क्रीचर्स, जिनको अगर हम लोग टेम कर लें तो बहुत अच्छा रह सकता है। एंड एज अ साइन ऑफ एक्नॉलेजमेंट, डीन ऑल्सो लाइक्स, या एक तरीके से ही ऑल्सो ट्राइज कि वो जब एक लायन एक जीब्रा का शिकार कर चुका होता है एंड दैट लायन इज ईटिंग द मीट ऑफ दैट जीब्रा विद हिज फूड्स, तो वैसे वो उनके साथ जाकर ही जस्ट एक्ट्स टू हैव अ बाइट ऑफ दैट जीब्रा, बट वो रियलिटी में कुछ नहीं होता। एक तरीके से वो उनको एक्नॉलेज कर रहा होता है कि यस आई एम अ पार्ट ऑफ योर इकोसिस्टम एंड दोज लायंस आल्सो एक्नॉलेज। तो इट्स रियली, उसने इस प्रॉपरली, आप कह लो कि जो जंगल का इकोसिस्टम है वो बरकरार रखा हुआ है। या एक तरीके से मैं यूं कहूँ कि जो जंगल का निज़ाम है ओरिजिनली जो होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर या किसी भी आप कह लो कंट्री के अंदर, वो केनिया के अंदर बरकरार है। और इसकी बिना पर आई थिंक सो कि यूएन हैज रियली एक्नॉलेज हिज एफर्ट्स। और बहुत सारे आप कह लो जो एनिमल्स हैं वो उस रिजर्व के अंदर या उस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर पर ये आ रही होती है। मेंबर ऑफ प्लीज गो नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हम बात करें, या अब हम बात करते हैं हमारे टारगेट्स के ऊपर। जो टारगेट वैसे एसडीजी 15 था वो इतना ज्यादा आप कह लो डाइवर्स नहीं है एज कम्पेयर टू ऑल दीज एसडीजीज, लेकिन ये है कि हम लोगों को अगर टारगेट्स का आइडिया हो जाए, सो देन वी कैन रियली प्ले और इम्पोर्टेंट रोल्स। मतलब कि एसडीजी 15 में टारगेट्स आर एन एसेंशियल या मेजर कंपोनेंट इस पूरे एसडीजी के अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो टारगेट 15.1 है, दैट इज टू कंजर्व एंड रिस्टोर टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ये टारगेट 2020 तक के लिए था, और वो ये था कि हम लोगों ने कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन और जो सस्टेनेबल यूज है उसे यकीनी बनाया जाए। किस चीज का? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, और साथ ही साथ जो इनलैंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, मतलब कि जो जमीन के अंदर आप कह लो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, चाहे वो आप कह लो कोई दरिया हो जाए, चाहे वो कोई झील हो जाए, उन चीजों को आप कंजर्व करो और सस्टेनेबल यूज करो उनका। और ये चीजें यकीनी तौर पर बनाई जाए फॉरेस्ट के अंदर, माउंटेन्स के अंदर, ड्राई लैंड्स के अंदर। और ये सारी की सारी चीजें जो कंजर्व हो रही हो या जो रिस्टोर हो रही हो, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के तहत हो रही हो, और अकॉर्डिंग बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट इज मेंट ये यूएन के मुताबिक हो रही है, जो यूएन का चार्टर है उसके मुताबिक हो रही है। उसके बाद आता है टारगेट 15.2। टारगेट 15.2 डिक्टेट्स के टू एंड डिफोरेस्टेशन एंड रिस्टोर डिग्रेडेड फॉरेस्ट। ये भी 2020 तक के लिए था। इसका मतलब ये था कि बाय 2020, बाय 2020 they have to promote the implementation of sustainable management of all types of forest। जितने भी टाइप्स हैं फॉरेस्ट की, एंड फॉरेस्ट की टाइप्स, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, या इधर 4-5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, 5 और 9 टाइप्स है। जितने भी टाइप्स हैं फॉरेस्ट की, उनको सस्टेनेबली मैनेज करना है, और साथ ही साथ हमने डिफोरेस्टेशन का खात्मा करना है, उसको कम से कम करना है, या एक तरीके से आप ये कहो कि उसकी रोकथाम कर देनी है प्रॉपरली, ना उसको बढ़ने देना, ना उसको कम होने देना। और हमारे जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उनको रिस्टोर करना है, और एक तरीके से ग्लोबली हमें रिफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं उसे लॉन्च करना है। अच्छा, रिफोरेस्टेशन इज अ टर्म कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जो जंगलात थे पहले, अगर आप वहाँ पे दोबारा से जंगलात आप कहते हो ग्रो करते हो,
दैट इज बेसिकली टर्म रिफोरेस्टेशन। और एक ऐसी जगह जहाँ पे जंगल पहले था नहीं और वहां पे आप दोबारा से दरख्त वगैरह ग्रो करते हो, दैट इज बेसिकली द टर्म एफोरेस्टेशन। उसके बाद आता है टारगेट 15.3, इट इज टू एंड डेजर्टिफिकेशन एंड रीस्टोर डिग्रेडेड लैंड। और इसका मकसद या इसका मतलब ये है कि बाय 2030 आपको या डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनको डेजर्टिफिकेशन को खत्म करना है। मतलब कि जमीन अगर बंजर हुई हुई है तो आपकी जो ग्रोथ वगैरह है ट्रीज वगैरह की, डेट विल कम्प्लीटली स्टॉप। और एक तरीके से दैट दैट ट्री दोस ट्रीज विल कम्प्लीटली डाई आउट। दैट इज बेसिकली द टर्म डिफोरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन सॉरी। जो टर्म है डेजर्टिफिकेशन, उससे लड़ने के लिए आपको जो आपका डिग्रेडेड लैंड और सॉइल है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। और इसके अंदर भी जो आपकी मेजर फैक्टर्स है या मेजर फिनोमिना है, ड्राउट हो जाए या फ्लड्स हो जाए, उसको कम करना पड़ेगा। उसके बाद आता है टारगेट 15.4, ये है कि टू इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम्स। 2030 तक इस चीज को यकीनी बनाया जाए कि जो बायोडाइवर्सिटी है माउंटेन इकोसिस्टम की अलॉन्ग विद द माउंटेन्स, उसको प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जाए, उनको बेनिफिट दिया जाए उस प्रॉपर्ली रीजन को। किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लाइक माउंटेन वाली जो इकोसिस्टम है उसको वैसे का वैसे रखा जाए, उसको कंजर्वेशन की जाए। और माउंटेन्स के बाद जहाँ से आप कह लो कि ह्यूमन पॉपुलेशन स्टार्ट होती है, अगर वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है तो ह्यूमन पॉपुलेशन की जिम्मेदारी है कि उस एरिया के अंदर जहाँ से माउंटेन इकोसिस्टम स्टार्ट होता है उस एरिया से आगे they should not be doing any sort of development to conserve and respect that ecosystem. उसके बाद आता है टारगेट 15.5। मेमोना, could you please go to next slide? हाँ, टारगेट 15.5 ensures to protect biodiversity and natural habitats। इसका मतलब ये है कि हम लोग को जो अर्जेंट और जो अहम एक्शन होगा वो लिया जाए नेचुरल हैबिटेट्स को या नेचुरल हैबिटेट्स की हिफाजत के लिए, और जो डिग्रेड हो रहे हैं नेचुरल हैबिटेट्स उसको कम से कम करने के लिए। इस तरीके से क्या होगा कि एक तो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है वो रुक जाएगा। और 2020 तक हमारा जो गुजर चुका है 2020 तक, जो हमारी आप कह लो एक्सटिंक्शन के किनारे के ऊपर स्पीशीज थी उनको प्रोटेक्ट करना था। और जो टारगेट 15.6 है, दैट इज टू प्रमोट एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स। इसका मतलब ये है कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है और जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्सेस है उन रिसोर्सेज की, वो शेयर की जाए। उसके जो बेनिफिट्स हैं वो फेयर होने चाहिए, इक्विटेबल होने चाहिए, ताकि आप कंट्रीज के दरमियान में पार्टनरशिप्स करके वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सको और ये सारा का सारा इंटरनेशनली एग्रीड हो। यूएन के मुताबिक या यूएन के अकॉर्डिंग ये एक्सेप्टेबल है। और इसके अंदर किसी चीज की आप कह लो आम अल्फाज में दो नंबरी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपकी जो जेनेटिकली अगर आप मॉडिफिकेशन करते हो एक ट्री के अंदर या एक प्लांट के अंदर, यू शुड बी शेयरिंग दैट होल थिंग या दैट होल प्रोजेक्ट विद यूएन। यूएन उसे रिकॉग्नाइज करेगा तो देन इट विल बी एक्सेप्टेबल एंड देन इट विल बी आप कह लो स्प्रेडिंग इन अ कंट्री। और देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल कि अगर आप किसी कंट्री के साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। So after target 15.6 there comes target 15.7। target 15.7 ये कहता है to eliminate poaching and trafficking of protected species। हम लोगों को पोचिंग और ट्रैफिकिंग के खिलाफ अर्जेंट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि हमारी जो फ्लोरा है, मतलब कि हमारी जो फ्लावर्स प्लांट स्पीशीज है और जो फौना है, मतलब कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। और जो वाइल्ड लाइफ इलीगल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स है, मतलब कि इसके अंदर जो मेजर एग्जांपल्स आती हैं वो आती है स्किन ऑफ चीतास, स्किन ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट टस्क्स, हेड ऑफ लायन, वुल्फ। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो इलीगल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स है, जो उसकी डिमांड हो रही होती है और जो सप्लाई हो रही होती है उसको कम से कम करें। एक तरीके से उसके ऊपर बैन लगा दें, बैन लगाने वाली बात है। उसके बाद आती है टारगेट 15.8, इट इज टू प्रिवेंट
invasive alien species on land and in water systems. According to this target, यूएन के मुताबिक 2020 तक हम लोग ऐसे मेजर्स को इंट्रोड्यूस करवाएं कि जो इंट्रोडक्शन हो रही थी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की। इससे मुराद ऐसी स्पीशीज होती है, चाहे वो प्लांट की हो या चाहे वो एनिमल की हो, जो उस एरिया की थी ही नहीं, वो किसी और एरिया से उस एरिया के अंदर आई है। दैट इज बेसिकली एन एलियन या आप कह लो एन इन्वेसिव स्पीशीज। हम लोग उस एलियन इन्वेसिव स्पीशीज का जो इंट्रोडक्शन था उसे कम से कम करें, उसको कम से कम करने के लिए हम लोग को ऐसे मेजर्स आप कह लो इंट्रोड्यूस करवाएं जिससे हम लोग उनको कंप्लीटली खत्म कर सके और हमारी जो होम स्पीशीज है, मतलब कि उस एरिया की रहने वाली स्पीशीज, वो आप कह लो इवॉल्व हो सके। नहीं, इवॉल्व नहीं, इसके लिए क्या कहते हैं, सस्टेन हो सके। सस्टेन इज द राइट वर्ड फॉर दिस। So, could you please go to next slide? Now there is target 15.9. This target ensures to integrate ecosystem and biodiversity in government planning. ये भी 2020 तक था और अकॉर्डिंग टू दिस के यूएन कह रहा था कि नेशनल और लोकल प्लानिंग के अंदर कौमी और जो आप कह लो लोकल सतह के ऊपर आपकी प्लानिंग हो रही होती है, पॉलिसीज वगैरह बन रही होती है, उसके अंदर आप इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को जरूर इनकॉर्पोरेट करो। उसके रिगार्डिंग जॉब डेवलपमेंट के प्रोसेसेस होते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करो। साथ ही साथ जो पॉवर्टी रिडक्शन प्रोसेसेस होती है या स्ट्रेटेजीज होती है, आप उसका भी देखो या उसको इन्वॉल्व करो। उसके बाद आता है टारगेट 15.8. टारगेट 15.8 इज टू इंक्रीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। इसका मकसद ये था कि हम लोग जो जितनी भी सोर्सेज से आइदर फंडिंग आ रही है, ग्रांट आ रही है या किसी भी किस्म की एड आ रही है, हम लोग उसको इंक्रीज करें, हम लोग उसको प्रॉपरली उन इकोसिस्टम्स के अंदर लगाएं जहां पर जरूरत है। इससे क्या होगा कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को प्रॉपरली सब्सटेंशियली सस्टेनेबली यूज भी कर रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। उसके बाद आता है टारगेट 15.B, दैट इज टू फाइनेंस एंड इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि हम लोग ऐसी रिसोर्सेज का प्रॉपरली हम लोग जो जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ सॉरी आई हैड टू ड्रिंक अ सिप ऑफ वाटर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस टारगेट, इसका मतलब ये है कि जितनी भी सोर्सेज से आप कह लो मनी की मद में हमारे पास फंडिंग आ रही है या फाइनेंशियल सर्विसेज आ रही है, हम लोग उसकी प्रॉपरली मैनेजमेंट करें और ऐसे इंसेंटिव्स दें डेवलपिंग कंट्रीज को जो मैनेजमेंट के लिए एडवांस हो सके। लाइक उनकी उस फॉरेस्ट की या एरिया की मैनेजमेंट में उन डेवलपिंग कंट्रीज को वो प्रॉपरली हेल्पफुल हो। आइदर तो वो पैसा कंजर्वेशन में लगे या आइदर वो पैसा रिफोरेस्टेशन में लगे। उसके बाद आता है टारगेट 15.C। टारगेट 15.C इज टू कॉम्बैट ग्लोबल पोचिंग एंड ट्रैफिकिंग। इसका मतलब ये था कि हम लोग ग्लोबल सपोर्ट दें उन एफर्ट्स के खिलाफ कि जो शिकार के खिलाफ और जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज की ट्रैफिकिंग होती है। ट्रैफिकिंग से मुराद है कि एक तरीके से इलीगल मूवमेंट ऑफ दैट स्पीशी फ्रॉम हिज और हर इकोसिस्टम टू आइदर एन अदर कंट्री या आइदर एन अदर एरिया। दैट इज बेसिकली ट्रैफिकिंग। जो इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है या इलीगल हंटिंग हो रही है, उनके खिलाफ लड़ने के लिए जितनी ग्लोबल सपोर्ट हो वो हम लोग ग्लोबल सपोर्ट दें और ग्लोबल सपोर्ट देने के मद में हम लोग लोकल कम्युनिटीज को ये आप कह लो स्ट्रेंथन करें कि वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज परस्यू करें। मतलब कि जो उनके रहन सहन की अपॉर्चुनिटीज हो वो सस्टेनेबल हो। आइदर वो जो इसकी एग्जांपल इस तरीके से आ सकती है कि जो आइदर हम लोग जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन कम्युनिटीज को प्रॉपरली हम लोग एजुकेट करें कि यार जो टूरिस्ट वगैरह उस एरिया के अंदर विजिट कर रहे हैं, आप टूर गाइड्स बन जाओ और आप इस एरिया के हवाले से जो भी एजुकेशन होगी आप उन टूरिस्ट वगैरह को दो एंड दे विल बी एक्चुअली पेइंग इट ऑफ। आइदर हम ये कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोग
वहाँ के रहने वालों को उस पूरे एरिया का केयर गिवर बना देंगे कि दे विल बी द सिक्योरिटी ऑफ दैट प्रोटेक्टेड एरिया, कि उस एरिया के अंदर कोचिंग और ट्रैफिकिंग से लड़ने के लिए दोज पीपल विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। उसके साथ हम उन लोगों को ये भी कह सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल आउटरीच प्रोग्राम एंड सिक्योरिटी अलाउंस, आप ये कह सकते हो कि दे विल ऑल्सो बी एबल टू शो देयर कल्चर, show their core values and beliefs. Along with this, they can also sell their, आप क्या कह सकते हो, they can also sell their products जो उस कम्युनिटी की अक्कासी करते हो, उस कम्युनिटी के बारे में रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि यस वी आर दिस पीपल या वी आर दिस ट्राइब दैट इज ऑफ दिस रीजन एंड वी आर प्रोटेक्टिंग दिस रीजन। एक तरीके से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, और अफ्रीकन रीजन के अंदर ये वाले प्रोडक्ट्स वगैरह ज्यादा देखे जाते हैं, या एक तरीके से जो ट्राइब्स अफ्रीकन रीजन के अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं या प्रोटेक्टेड एरिया से करीब रह रहे होते हैं, वो अफ्रीकन रीजन के जो लोग होते हैं वो टूरिस्ट को वेलकम तो करते हैं। वेलकम करने के साथ दे यूजुअली एज एन अप्रिसिएशन या एज ए सुवेनियर वो ये प्रोडक्ट्स देते हैं, और इससे वो टूरिस्ट वगैरह जब वो प्रोडक्ट्स लेते हैं दे यूजुअली हैव अ मेमोरी कि यस दिस सुवेनियर या जो हमें चीज मिली थी ये इस ट्राइब को शोकेस करती है। मेमोना, could you please go to next slide? अच्छा, so according to United Nation Environment Program UNEP, वो ये कहता है according to UNEP, let me just zoom it a bit, कि हर साल तकरीबन हम 13 मिलियन हेक्टेयर के जो फॉरेस्ट हैं वो लूज कर रहे होते हैं। किस तरीके से कि उनमें से जो 80% लैंड बेस्ड स्पीशीज होती हैं वो कम्प्लीटली खत्म हो जाती हैं, और साथ ही साथ हम लोग उन स्पीशीज के खात्मे के साथ हम 1.6 बिलियन पीपल को, या मैं यूं कहूँ कि 1.6 बिलियन अरब लोगों को रहन सहन के मौके प्रोवाइड करते हैं बाय डिस्ट्रॉइंग और फॉरेस्ट। यूएन ये कहता है कि हम लोग डिफोरेस्टेशन का खात्मा करें, उसकी रोकथाम करें, और जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट थे हम लोग उनको रिस्टोर करें और उन्हें प्रोटेक्टेड एरियाज में बदलें या प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स के अंदर बदलें, ताकि जो एनिमल्स वहां से एक तरीके से माइग्रेट कर गए थे वो वापस उन एरियाज में आकर रहे, एंड इट विल आल्सो सर्व एज अ बैलेंस टू आवर इकोसिस्टम, टू आवर मदर नेचर। जो सेकंड पिक्चर है अकॉर्डिंग टू यूएनईपी वो ये कहती है कि हमारी जो बायोडिवर्सिटी है, प्रेशियस बायोडिवर्सिटी है, वो बहुत ज्यादा रेट के ऊपर या इन अ स्पीडीली मैनर लूज हो रही है, वो खत्म हो रही है, कम से कम हो रही है। और हमारी तकरीबन 22% ऐसे एनिमल्स हैं जो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, और इट इज बेसिकली मेनली ड्यू टू ओवर हंटिंग या पोचिंग कह लो और इलीगल ट्रैफिकिंग। अकॉर्डिंग टू यूएनईपी वो ये कह रहे हैं कि हम लोग को एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट पोचिंग एंड ट्रैफिकिंग, ताकि हमारी जो प्रोटेक्टेड हम लोग जो एनिमल्स हैं इनको प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट कर पाए। मैं could you please go to next slide? एंड दिस वाज द थिंग जो मैं बता रहा था आपको कि अकॉर्डिंग टू यूएन किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा होता है 22% ड्यू टू आप कह लो पोचिंग, एंड किस तरीके से यूएन हैज मेड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंट्रीज को हेल्प कर सकता है टू एंड द पोचिंग एंड ट्रैफिकिंग। मोर ओवर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर ओवर हंटिंग वगैरह देखी जा रही होती है, और उसके मद में देयर आर लॉट ऑफ लॉज जो पाकिस्तानी हुकूमत ने बनाई है, बैन वगैरह भी देते हैं। लेकिन उस बैन के अलावा भी जो बैन अमूमन ज्यादा नहीं देते हंटर्स वगैरह को, हम वो फाइन दे देते हैं, इधर फाइन दे देते हैं, या इधर आप अगर मैं पाकिस्तान की मतलब बात करूँ तो जीबी वाली साइड पर जो आप ये आईबेक्स वगैरह का शिकार की एग्जांपल ले लो, तो आईबेक्स आईबेक्स वगैरह के शिकार के लिए
बेसिकली जो पाकिस्तानी हुकूमत है, एक तरीके से उन्होंने वो रेट नहीं रखा हुआ, वो बहुत कम रेट पर आईबेक्स का शिकार खेलने की इजाजत दे देते हैं, जिसकी वजह से आप ये कह लो कि हम लोग, हमारी जो आईबेक्स की कम्युनिटी है या आईबेक्स की जो एनिमल, आप कह लो जो एनिमल नंबर है आईबेक्स स्पीशी का, वो हम लोग उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे। और ओवर हंटिंग जो हो रही है, दैट इज रियली अ मेजर कॉज। could you please go to next slide? Memuna, could you please go to next slide? Okay, so this was the end from me, from my side of SDG 15. Memuna, could you please end the slideshow? थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों ने SDG 12 और SDG 15 को सुना। बेसिकली SDG 15 को बताने के लिए इतना ज़्यादा कुछ खास था नहीं, अपार्ट फ्रॉम द टारगेट्स। टारगेट्स वर रियली इंपॉर्टेंट। टारगेट्स का ये था कि टारगेट्स का अगर आप लोग पढ़ लोगे या आप टारगेट्स को एक दफ़ा समझ लेते, आई एम होपिंग कि मैंने समझा दिया हो। थोड़ा सा मैं लैग कर गया क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल ड्यू टू माई सोर थ्रोट, इस वजह से मैं थोड़ा सा लैग कर गया। आई एम हैविंग अ डाउट और इट्स नॉट गुड, लेकिन आई एम रियली होपिंग कि आप लोगों ने SDG 15 को सही तरीके से देखा हो। मोर ओवर एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है, आई वुड रियली लव टू शेयर विद यू गाइस। अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट्स हैं, जस्ट लेट मी नो कि डू यू हैव योर पासपोर्ट्स, either a reaction or either you can say a thumbs up. So एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी रिगार्डिंग है, इट इज रिगार्डिंग SDG 15. So according to United Nations on biodiversity, हर साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है और इसे हम लोग नाम देते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन बायोडाइवर्सिटी। इस साल भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन बायोडाइवर्सिटी होने जा रही है। सिकंदर, कुड यू प्लीज स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन? आपकी स्क्रीन विजिबल है सबको? तो इस साल भी यूनाइटेड नेशंस हर साल की तरह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करवाने जा रही है, जिसे हम लोग नाम देते हैं कॉप का। और कॉप, अच्छा, कॉप भी दो तरीके की होती है। एक होती है इंटरनेशनल कॉप, उस इंटरनेशनल कॉप के अंदर बेसिकली हर इशू के ऊपर बात हो रहा होता है। और जो आप लोगों ने कॉप सुनी होगी, डेट इज हेल्ड इन अजरबैजान, इफ आई एम करेक्ट। जो आप लोगों ने अगर कहीं ना कहीं कॉप का नाम सुना हो, डू लेट मी नो, जस्ट अ थम्स अप, और एक तरीके से यू कैन टाइप इन अ चैट बॉक्स। ये वाली जो कॉप है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अजरबैजान कॉप। ये वाली जो कॉप है, इट इज मोर स्पेसिफिकली इंक्लाइन टूवर्ड्स द टॉपिक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो सॉरी। और ये वाली जो कॉप होगी, इट विल बी हेल्ड फ्रॉम October 18, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टू November 1 या November 2, इस तरीके की डेट्स है। और इट इज गोइंग टू हेल्ड इन कोलंबिया। आई वुड हाईली इंकरेज यू कि आप लोग अप्लाई करो। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत आसान है। आई थिंक सो इसकी जो लास्ट डेट है, आइदर इट इज September 1 और आइदर इट इज September 10। अप्लाई कर लो तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक सो इट्स मोर September 10। कहोगे तो मैं शेयर भी कर देता हूँ, वरना आपके पास अगर आप लिखोगे ना COP on biodiversity, so you will be getting that the whole information. And this year's COP on biodiversity is going to happen in Colombia, or it's really a good opportunity. I would highly encourage you, please please please, अगर कोई यहाँ से जाएगा तो मुझे इस तरीके की खुशी होगी। Yes, I have been there, I have been to COP on biodiversity, कि मैं ये समझूंगा। क्योंकि पाकिस्तान से अगर एक पर्सन भी जाएगा ऑन कॉप, सो इट आई विल फील लाइक यस, आई हैव बीन टू कॉप। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। जाओ, जरूर जाओ, एक्सप्लोर करो। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप लोगों को नई सीखने का मौका मिलेगा। अगर नहीं सिलेक्ट हो तो दिल छोटा मत करना, क्योंकि ऐसी वाली जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो बार बार आती रहती हैं। और ये सीजन है, सीजन से मुराद ये है कि फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर या जनवरी आपको ये वाली ये जो कॉन्फ्रेंसेज होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, ये आपको देखने को मिलेंगी। कि इसमें से पहले पहले
देखने को मिलती है और क्रिसमस के थोड़ा सा बाद जाके दोबारा से स्टार्ट हो जाती है टिल फरवरी। सो इंटरनेट को लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव हो जाओ दोबारा से, because it is going to be really a tough journey, a tough ride from your side as well and from my side as well. So thank you so much, everyone. If you have any questions, you can ask on Napi. You can also ask me on WhatsApp. इसका मतलब आज मैंने खराब पढ़ाया। या आप लोगों को समझ आ गई है मैंने खराब पढ़ाया, चलो कोई बात नहीं। No worries. Thank you so much once again. So thank you so much once again, everyone. Looking forward to seeing you all in tomorrow's session. That will be on SDG 16. And tomorrow's session will be given by none other than Mr. Sher Shah Khan Bangash, who you all know as he is the founder of Skillistan. And Skillistan के नाम से हर कोई वाकिफ है। मजीद ये कि इंशाल्लाह कल का जो सेशन होगा प्लीज अटेंड करना, और उसके बाद जो परसों का सेशन होगा वो भी अटेंड करना। जो बाकी जितने स्पीकर्स थे, हम लोगों से जितना हो पाया हम लोगों ने आपको सिखाया, जितना हम लोगों को आता था हम लोगों ने आपको सिखाया। मजीद ये कि जो जो चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती रहेंगी हम लोग को आपको सिखाते रहेंगे टिल द वेरी एंड। और इफ़ यू वांट टू वर्क विद अस, मैंने भी कहा था कि यू ऑल आर वार्मली वेलकम, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, बुराक के साथ आप आओ, रिएट के साथ आओ, SNF के साथ आओ, किसी के साथ भी आओ, वी ऑल वुड वार्मली वेलकम यू। बुराक के अंदर वी वुड वार्मली वेलकम यू। यस मिस आमसे, you have a question, you have raised your hand. अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे पूछना था कि जो है वो कि हमें कोई नॉलेज सॉरी मिस आमसे, हमें कोई नॉलेज प्रोडक्ट तो नहीं मतलब डेवलप करना? किस चीज़ के रिगार्डिंग? ओके, मतलब मैं कह रही थी कि जैसे वो मतलब सॉरी मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आई एम रियली सॉरी। नो इशू, अगर आप अभी नहीं पूछना चाह रहे तो आप बाद में पूछ सकते हो, लेकिन आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरी। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मजीद गाइस अगर किसी भी क्वेरी हो तो प्लीज आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ लेना। इंशाल्लाह आई वुड लव टू शेयर द अपॉर्चुनिटी विद यू, और उसके अंदर जरूर अप्लाई करना प्लीज, ये अपॉर्चुनिटी मत खोना, इट्स रियली अ गुड वन। और इसका एक तरीके से ये है कि यू विल बी मीटिंग some real VIPs। VIP से मुराद ये है कि either you will be meeting UN के officials और not just any officials जो कि पाकिस्तान से होते हैं। Apart from पाकिस्तान आपको ये पता चलेगा कि दुनिया के अंदर जो डिप्लोमेसी होती है या यूं कहो जो ग्रीन या क्लाइमेट डिप्लोमेसी होती है, आपको उसका खेल समझ आएगा अगर आपने एक वर्कशॉप भी अटेंड कर ली। आइदर इट्स ऑन कॉप ऑन बायोडाइवर्सिटी, इट्स आइदर क्वाई, इट्स आइदर कॉप जो हमारे पास अजरबैजान वाली है। जरूर कोशिश करो, ट्राई करते रहो। आई वुड लव टू encourage you, मेरे से कोई गाइडेंस चाहिए हो या मेंटरशिप चाहिए हो, आई वुड वार्मली वेलकम you and I would encourage you. So this was all from our side. Thank you all once again and looking forward to seeing you all. Khuda Hafiz once again. Thank you.